क्या आपने कभी कोई काम ना करने के लिए बहाने दिए हैं? सच बताऊं, मैंने तो दिए हैं। कभी कभी नहीं, बहुत बार दिए हैं। लेकिन इस वीडियो में जिन लोगों को आप एक्सरसाइज करते देख रहे हैं, इन्होंने बहाने देने की जगह एक्शन लिया है। और हाँ, ये लोग मेरे पॉडकास्ट देखने वाले शायद 90% लोगों से अलग हैं। फिजिकली शायद इनमें कोई चैलेंजेस होंगे, लेकिन मेंटली ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं। आज ये जहाँ तक पहुँचे हैं, उस रास्ते को बनाने के लिए जिस इंसान ने मेहनत की है, आज हम उनसे बात कर रहे हैं। 2006 में स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप सिंह का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई थी। 2 साल हॉस्पिटल में रहने के बाद जब वो वापस बाहर आए, तब वो अपनी ज़िंदगी का नया प्लान बना चुके थे। आज अभय सर इंडिया में व्हीलचेयर क्रिकेट के फाउंडर हैं और साथ ही डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, जो BCCI सपोर्टेड बॉडी है। आज जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये सब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मिक्स डबल T20 सीरीज़ 2026 की तैयारियों के हैं। ये सीरीज़ एक हिस्टोरिक इवेंट है, जहां फिज़िकल, हेयरिंग और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले प्लेयर्स एक साथ टीम में खेल रहे हैं। मैच 29 जनवरी से 6 जनवरी तक हुआ था, जो कि ग्रेटर नोएडा और जयपुर में खेला गया था। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये इंक्लूसिव स्पोर्ट का एक पावरफुल मैसेज है। और हाँ, ये पॉडकास्ट ऐसी जगह शूट हुआ है जहाँ साउंड का अरेंजमेंट परफेक्ट नहीं था, इसलिए कहीं कहीं ऑडियो थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, लेकिन उनकी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। पॉडकास्ट के पहले 2-3 मिनट ऑडियो थोड़ा ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैंने वो हटा दिया है। उस वक्त हम बात कर रहे थे उनके कानपुर के प्यार के बारे में। अरे हम भी कानपुर से हैं, तो थोड़ा तो बनता है ना डिस्कशन। इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिए, और अगर कल आप किसी काम को ना करने का बहाना देने वाले हो, तो उनकी एक बात याद रखना, आपका सबसे बड़ा रिसोर्स आपका माइंड है, बाकी सब अरेंज हो जाता है। इस पॉडकास्ट को उसके साथ शेयर करिए जिसको आपको लगता है मोटिवेट करने की ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू वॉच द कंप्लीट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मुझे उस स्टेडियम पे रिकॉर्ड करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो जहाँ पे इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर सर। यू आर वेलकम। हम तो चाहते ही हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोपगेट हो, लोग इसको जानें, उतना अच्छा है। एंड दैट्स व्हाई वी चोज़ कि स्टेडियम पे करते हैं, जिससे कि पहले से लोगों को पता हो कि हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ, तो आज हम बात करेंगे आपके बारे में, आपके क्रिकेट के पैशन के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, और आप फ्यूचर में क्या देख पा रहे हो उसके बारे में। तो सर, सबसे पहले एक क्वेश्चन। हाँ, हम और आप दोनों अवध रीजन से हैं, आप लखनऊ से, हम कानपुर से हैं। तो आपने बताया था कि आप कॉलेज टाइम पे कानपुर जाया करते थे पार्टी करने के लिए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी सर? नहीं मजबूरी नहीं कहेंगे। लखनऊ में क्लब्स नहीं थे? लखनऊ में क्लब्स की खाली बात नहीं होती, बात थी कि जो थे शायद हमारा कहते हैं कोई नेटवर्क नहीं था। अच्छा। और मेरे फ्रेंड्स कानपुर में ज़्यादा थे, ठीक है। और एट द सेम टाइम थोड़ा सा कानपुर का कल्चर वाज स्लाइटली अहेड ऑफ दैट, मतलब टाइम के हिसाब से वहाँ जो हम लखनऊ में देखते थे उसके हिसाब से थोड़ा आगे थे। चूँकि मैं हॉस्टल से आया था और मैं थोड़ा बाहर का देख करके आया था, तो मुझे थोड़ा लखनऊ उस टाइम पे डर लगता था। बट हाउएवर अभी इट्स मच बेटर देन कानपुर। हाँ, मच बेटर देन कानपुर। लेकिन आप भी मानते हो कि 20 साल पहले कानपुर लखनऊ से आगे था? 20 साल नहीं है, मैं 20 से कहीं पहले की बात कर रहा हूँ। दिस ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक। हाँ, 30 साल पहले की। ओके। तो सर, आपने अभी जब हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, तो आपने कहा था कि हम यूपी वालों की बातें कहानियाँ बन जाती हैं। तो ऐसा क्या है? नहीं देखो, ये तो नेचुरली आता है यूपी में। इनफैक्ट मैं लखनऊ कानपुर की बात करूं, अगर कानपुर इसमें थोड़ा सा आगे है ना। हमारा जो है पूरी दुनिया है वो चाय की दुकान के आसपास घूमती रहती है, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो, शाम को आप चाय पे चर्चा होनी ही होनी है, ठीक है। चाय पीनी हो चाहे ना पीनी हो। बहुत ऐसे लोग हैं चाय नहीं पीते, फिर भी वो चाय की दुकान पे आपको शाम को मिल जाएंगे। लखनऊ का पूरा जो न्यूज़ रिपोर्टिंग है वो शर्मा जी की चाय की दुकान से होती है। वहीं सारे बैठे रहते हैं, आप वहाँ जाओ, उनको चाय पकड़ा दो कहते हैं, वो वहाँ से चल जाता है। तो ये किस्सा गोई जो है ना, वो ब्लड में है हमारा, कहते हैं यूपी में, और खासकर अवध रीजन में, लखनऊ कानपुर वालों में। तो यहाँ कहानियाँ जो है वो शुरू होती हैं तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, मतलब वो बोलना पड़ता है। और स्टाइल भी ऐसा है ना कि आदमी सुने बगैर जा ही नहीं सकता।
तो ये तो जस्ट नेचुरल है हमारे लिए। सर शर्मा जी की चाय से ज़्यादा ना मुझे लगता है शर्मा जी की चाय और समोसा आना चाहिए था दुकान का नाम। हाँ। समोसा भी इक्वली गुड है। नहीं डेफिनेटली गए थे, और साथ में किससे भी किससे शर्मा जी की चाय समोसे और किससे। यस यस यस, शर्मा जी के साथ पॉडकास्ट करना चाहिए। डेफिनेटली कर रहे हैं लोग। अच्छा कर रहे हैं, ओके। सर थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताओ। स्कूल देखो, एक्चुअली मैं थोड़ा अपने बारे में पहले बता देता हूँ क्यों ऐसा। मैं थोड़ा, मेरे आसपास मेरे एज के लोग थे नहीं परिवार में और अड़ोस पड़ोस में, तो मैं थोड़ा जल्दी स्कूल जाने लग गया था, है ना। ज़बरदस्ती कहते हैं, मैंने घर वालों को वो करके, जो मेरे पास में स्कूल था, माँ ने कहा कि इसको प्लीज़ यहाँ ले लो। उनकी फ्रेंड थी तो उन्होंने बुला लिया वहाँ पे। तो मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग अलग है। कई सारे स्कूल्स में गया, फिर वहाँ CMS का नाम सबने सुना है, वो दुनिया की एक ही में सबसे बड़ी चेन है वो, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी चेन। मैंने वहाँ, उसके बाद मैं तकरीबन 7th क्लास तक वहाँ पे रहा हूँ, ठीक है। दैट वाज ओनली पढ़ाई। हालांकि हम नहीं करते थे, है ना, लेकिन स्कूल ये कहता था कि हाँ। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया कर रहे होते तो क्या कर रहे हो, कहाँ पहुँचे होते सर आप? नहीं डेफिनेटली कहते हो। देखो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा। फिर वहाँ से मैं 7th के बाद मैं चला गया पिलानी। देयर वाज एक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता था, है ना। तो यहाँ क्या होता है, CMS में मैं अक्सर हर महीने जो है क्लास से बाहर खड़ा रहता था, फीस जमा होती नहीं थी टाइम पे, ठीक है। तो वो मैं क्लास से बाहर रहता था। तो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम मेहनत करी मैंने, क्योंकि मुझे क्लास से बाहर खड़ा वो लगता था। हाँ, मेरे मैं मतलब नॉट कि मैं पढ़ लूँ या वो ऐसा करूँ, मेरा मोटिवेशन ये था कि मुझे इसमें पढ़ाई कर उसको क्लियर किया। से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था तो डेफिनेटली इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब आप हिंदी में बात करो, उसका फाइन पड़ता था 25 पैसे। अच्छा। वो बहुत भारी पड़ता था उस ज़माने में, तो पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट था। सो देन आई वेंट टू पिलानी। पिलानी वाज, दुनिया बदल गई थी वो पूरी। पिलानी में कौन सा स्कूल था आपका? बिरला हायर सेकेंडरी। तो दैट टाइम बिरला हायर सेकेंडरी, बिट्स इज इट्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। उससे पहले पिलानी इज जस्ट बिरला, सब कुछ बिरला का ही है। तो वहाँ बिरला पब्लिक स्कूल है, देन छोटे बच्चों के लिए भी है, तो एवरीथिंग बिरला चारों तरफ बस वही है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था, यूनिक था। फिर मैं 10th के बाद, स्कॉलरशिप हालांकि 12th तक थी, बट 10th के बाद मैं वापस आ गया, क्योंकि मुझे ये लगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग वगैरह की प्रिपरेशन करने के स्कोप नहीं थे, है ना। तो फॉर दैट तब कोटा वोटा का इतना चलन था नहीं, पर लखनऊ वाज मच बेटर उस कंपैरिजन में। वहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पे। तो मैं लखनऊ 10th के बाद इस मकसद से आया। लेकिन हुआ क्या कि मैं जब लखनऊ पहुँचा, लखनऊ में तब CBSE बोर्ड का बिल्कुल भी चलन ही नहीं था। 30 साल पहले भी नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं कहते, था ही नहीं। और KV वाज द ओनली एक वो था, CBSE। KV में एडमिशन लेना फॉर सिविलियन बहुत मुश्किल था उस टाइम। तो मैंने बहुत ट्राई किए ICSE बोर्ड के, उन्होंने मना ही कर दिया कि भाई, मतलब मैं लाइफ में पहली बार डिस्क्रिमिनेशन झेला है, वो वहाँ झेला था कि CBSE बोर्ड वालों को हम लेते ही नहीं है, कहते हैं वहाँ तो पढ़ाई होती, हालांकि 85% थे उस पर 10th में। CBSE नहीं था तो यूपी बोर्ड था, ICSE था, क्या था? यूपी बोर्ड था, ICSE था, मैक्सिमम वो था, ठीक है। ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल सारे ICSE बोर्ड थे, कुछ यूपी बोर्ड वो थे। तो फाइनली जो है मुझे सहारा मिला कॉल्विन में, है ना। कॉल्विन बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने था, बट IIT की पढ़ाई मैं फिर भी नहीं कर पाया, ठीक है। आप कुछ कॉल्विन के किस्से बता रहे थे पहले दिन के। हाँ, वहाँ तो मतलब ऐसा था, मतलब उतना खुल के मैं नहीं बता पाऊंगा जितना मैंने तुम्हें बता दिया है। बट इट वाज यूनिक एक्सपीरियंस, बिल्कुल ही अलग। वो यूनिवर्सिटी के सामने का होने का इफेक्ट था वहाँ पे। ऑलरेडी वो पॉलिटिक्स वगैरह पहले ही पहुँच जाती थी यूनिवर्सिटी से पहले। तो वहाँ छोटे छोटे छात्र नेता पहले से ही घूम रहे होते, और इनफैक्ट जो जाते ही छात्र नेता बन जाएंगे यूनिवर्सिटी जाते ही। वो तो तुम बहुत देर की बात कर रहे हो, 5वीं क्लास के बच्चे भी वहाँ नेता थे। तो वो माहौल था वहाँ पे, एज यूनिवर्सिटी। अच्छा, ठीक है। तो आप वही यूनिवर्सिटी वाली आती थी, बट था वो स्कूल, ठीक है। बच्चे समय से पहले ही बड़े हो जाते ऐसे स्कूलों में जाके। तो वैसे ही कुछ उन बच्चों के साथ हो रहा था, और डेफिनेटली मुझे भी उसका
उस एक्सपीरियंस का फ्यूचर में बहुत फ़ायदा मिला। पढ़ाई का मिला हो ना मिला हो, मैंने IIT कोई तैयारी नहीं करी उस टाइम पे, ठीक है, और वो मेरा अच्छा ही हुआ नहीं कि आई वॉज डेस्टिन्ड टू गो इन फोर्सेस, तो अच्छा हुआ मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया। ठीक सर मेरी कॉलेज की सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी, जब मैं पहले दिन कॉलेज गया ना, हाँ तो कानपुर में क्राइस्ट चर्च कॉलेज है, वहाँ से वहाँ पहले हाँ, दिन सुना गया। है हमने क्राइस्टचर्च, राजू श्रीवास्तव भी पढ़े वहाँ से। हाँ, अजीत डोभाल साहब भी वहीं से ही पढ़े हुए। तो पहले दिन जब मैं वहाँ गया तो एक लड़के ने कहा कौन सा ईयर, मैंने कहा आज फर्स्ट ईयर, इधर आओ। उसने मुझे इतनी तेज थप्पड़ मारा, कहते जाओ। मैंने सर क्या हुआ, कहते जाओ कुछ नहीं हो गया, अटेंडेंस जमा कर दी, उसके बाद मैं कॉलेज नहीं गया, सीधा एग्जाम देने गया। उसका मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मेरी सीख यही थी, भैया तुम्हें कॉलेज जाने की ज़रूरत है नहीं, अटेंडेंस कंपलसरी है नहीं, पढ़ाई का कुछ पता नहीं है, Correct. अच्छा एग्जाम देने जाना। एग्जाम देने जाना, जैसे आपको सीख मिली हाँ, वैसे तो मुझे ऐसे ही सीख कुछ हमारा भी होता था। एग्जाम ही देने जाते थे। अच्छा अच्छा। तो सर स्कूल के टाइम पे आपको एक्टर बनने का बड़ा जोश था, और आपको हर समय लगता था कि घर से भाग जाओ ताकि एक्टर बन जाओ, तो ये सीरियस था या सिर्फ ड्रामा था? देखो क्या होता है ना, बचपन में जैसा आपका एक्सपोजर है उस हिसाब से ख्याल बनते हैं। हाँ हाँ। तो हमारे घर में कई लोगों को जो है फिल्मों का बहुत शौक था, मेरे बड़े भाइयों को बहुत शौक था, तो वो बचपन से ही मुझे सिनेमा हॉल ले गए, ठीक है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला सेटअप जो है वो चलता था, नॉट ऑलवेज बट जो, हाँ मतलब उस ज़माने में जब मैं शायद 3-4 साल का रहा हूँगा, मैं जितेंद्र की ऐसी ऐसी फिल्में देखी जो आप लोग मतलब नाम ही नहीं याद होंगे, ठीक है। तो धर्मेंद्र की पत्थर और पायल है, दारा सिंह की पिक्चरें, ये सब मैं बचपन से देख रहा था, तो मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था फिल्मों का, ठीक है। और हमारे यहाँ रेगुलरली जो है वो कुछ भी इवेंट तो मोहल्ले में जो इकट्ठा करके पैसे, वो VCR लग जाता था, और रात में 3 फिल्में आती हैं, तो कोई इक्के दुक्के लोग होते थे हमारे जैसे जो पूरी रात 3 फिल्में देखते थे जग करके, तो वो फिल्मों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए, और वो हम रिपीट करते थे, मतलब वही चीज़ें जो हम देख रहे हैं, लड़ाई करने का तरीका, वो फाइटिंग डायलॉग्स, अमिताभ बच्चन का है ही वो सब जो है, नहीं ये पुष्पा तो आ जाओ, हमारे टाइम तो है ही था, तो वो सब हम रिपीट करते थे, और जब रिपीट करते थे तो जहन में वो भर जाता था कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना है, क्योंकि बचपन में तो हमें लगता था कि हम ही हैं सबसे सुंदर, हमसे सुंदर कौन होगा, ठीक है, बड़ी स्क्रीन में दिख रहा है वो भी सुंदर, वही सुंदर है, तो वही बन सकता, वही बन सकते हैं, बाकी किसी चीज़ का एक्सपोजर ही नहीं था आसपास। तो वो करके मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ और बहुत आसान होगा, तो मैं धमकी देता था पेरेंट्स को ज़्यादा, कि मुझे पढ़ने के लिए बोला जाता था, ज़्यादा जूते पड़ जाते थे, तो मैं कह ठीक, हाँ, तो कुछ ना कुछ बन जाता अगर मैं बॉलीवुड की तरफ रुख करता, बट देन वो कभी वैसी है ना, क्या कहते हैं, वो मोटिवेशन आया नहीं, उतना पावरफुल मोटिवेशन कि नहीं चलो सब छोड़ के निकल लेते हैं। अगर वैसा आया होता तो फिर देखते। सर आपके एक दोस्त ने पीछे से मुझे बताया कि आप स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, या तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं देखो क्या है ना कि कुछ तो बन ही जाते, तो मैं कहता ये भी थोड़ा सा एंगल है। करेक्ट, देखो टैलेंटेड तो मैं हूँ, ठीक है, क्रिएटिव भी हूँ, थोड़ा मेरा वैसा नहीं हूँ कि मैं उसको प्रोफेशनली शायद ले पाता, लेकिन तब करता तो हो जाता। तो मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, थोड़ा हिंदी का नॉलेज है ठीक ठाक। मैं अपना बिरला का जो हमारा एजुकेशन ट्रस्ट हुआ करता था, तो उसमें मैं संस्कृत का टॉपर था इन 10th क्लास, ठीक है। तो मेरा लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज पे थोड़ा समझ है, इंग्लिश उतनी वो नहीं है, परिपक्व नहीं है, लेकिन हिंदी रिलेटिवली बेटर है। तो हिंदी में लिखना हो, हिंदी में आप अपने आप को व्यक्त करना हो, वो अच्छा हो जाता है। जाहिर सी बात, अगर वो हो पा रहा है तो आप लिख भी लोगे अच्छे, है, तो फिर काफिया बिठाना भी आसान हो जाता है। तो अब शेर व शायरी, गायन, ये सब लिख लेते हैं। बचपन में मैं लिखता था, एक्चुअली कोशिश करता था, लेकिन वो बचपन में ये सब काउंट नहीं होता था, है ना, अच्छी चीज़ों में ना, सिर्फ पढ़ाई काउंट। हाँ, तो वो छोटी सी डायरी थी, मैं उसमें लिखता था। एक बार मेरे पिताजी ने वो देख लिया, उनका ये क्या कर रहे हो? मैंने शेर लिखे, बस भी 7-8 7th 8th क्लास में होगा। तो उसके बाद जो झापड़ मिला है मुझे, ठीक है, उसके बाद मैंने वो डायरी वायरी निपटाई, और मैंने कहा भैया A+B² ही करो, बाद में देखेंगे ये सब। तो जब आप इन फ्यूचर, जब मैं अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, तब मैंने थोड़ा बहुत जो है ये सब करने की कोशिश करी, पर हालांकि अब उसको शौकिया ही करता हूँ, कोई वैसे है नहीं।
तो मैंने कभी कोई किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं महसूस करी, कभी कहीं छपवाने की ज़रूरत नहीं महसूस करी। जब थोड़ा और अभी बहुत काम है मेरे पास, और थोड़ी उम्र हो जाएगी, जब ये सब काम करने लायक नहीं बचेंगे तब फिर इस पे आएंगे, तब इस डेफिनेटली तब आएंगे। हाँ सर, उसके बाद 12th के बाद फिर इंडियन एयरफोर्स तक की कहानी कहाँ तक पहुँची? 12th के बाद क्या था ना कि मेरा सडनली कहते 6-7 महीने बहुत स्ट्रगल था 12th के बाद ना, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी नहीं थी 12वीं में। तो जब मुझे ये बोला गया कि अब IIT की तैयारी करनी है, बिकॉज बचपन से मैं रिलेटिवली तेज़ था अपने परिवार में भी और आसपास लोगों में। क्लास में 2nd 3rd 4th आ ही जाता था बिना पढ़े। तो कभी मैं वैसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करी नहीं कि मैं बैठ के वो मिडनाइट ऑल, इतनी तो बत्ती भी नहीं आती थी हमारे यहाँ कि हम वो पढ़ाई करें, ठीक है। तो और आउटडोर वाला आदमी था मैं, है ना। सुबह 6 बजे घर से निकल जाना नॉर्मली भी, और संडे वनडे तो मैं 3 बजे ही ग्राउंड पे होता था, चाहे वो बैटिंग मिले चाहे ना मिले। अच्छा। मैं ग्राउंड पे रहता था, दौड़ता ही रहूँगा, कुछ भी करता रहूँगा। तो आउटडोर में मुझे ज़्यादा फील्ड वाला आदमी जो कहते हैं ना, सेल्स वाला आदमी ना, मुझे ऑफिस जॉब में बिल्कुल भी हाँ पसंद नहीं है। तो इस वजह से होता क्या था कि अब मैं पढ़ाई जब शुरू हुई, एक्चुअल पढ़ाई शुरू हुई, विच इज़ आपकी क्या कहते हैं से IIT की, तो 2 दिक्कतें आई। एक तो मुझे कोप अप करने में बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं 11th 12th तो पढ़ाई नहीं करी थी, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे मैथ्स में जो 100 में से यूपी बोर्ड के जो वो था, वो कॉलेज में जो है यूपी बोर्ड में था, 100 में से शायद 57 आए होंगे। तो दैट 57 में वो जो मेरा 10th का सिलेबस था ना, अलजबरा वगैरह का, उसी का था, ठीक है। नॉर्मल अरिथमेटिक और अलजबरा का, जो मुझे 10th तक आती थी अच्छे से, वो 65 नंबर का था, इसमें 57 आ गए थे। और बाकी 35 नंबर जो कैलकुलस थी वो मैं पूरा छोड़ आया था। तो इस तरह की मेरी पढ़ाई हुई थी 11th 12th। तो IIT वाला मुझे थोड़ा सा वो समझ नहीं आ रहा है, वो नॉट, मतलब मुझे मन ही नहीं कर रहा था वो पढ़ाई करने। दूसरा क्या था कि चूँकि पैसे की तंगी थी, तो अच्छे मास्टर और अच्छे क्या कहते कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक्सेस था नहीं। तो वो भी हमें बड़ा जुगाड़ से गए थे, टीचर उचर बनाए थे हमने, गए थे जो सस्ते मध्य में पढ़ा दे टाइप से। और मेरा एक बार NDA में हो गया था इन 12th के फाइनल से पहले, और उसका जो SSB होता था वो बोर्ड एग्ज़ाम से क्लैश कर रहा था। अच्छा। और मैंने तब उतना सोचा भी नहीं था फौज के बारे में, NDA एग्ज़ाम सब दे रहे थे तो मैंने भी दे दिया था। और जब ये IIT वाला पेन शुरू हुआ फॉर गुड अबाउट 3-4 महीने, तो फिर मुझे लगा नहीं, देयर वाज अ फ्रेंड, ठीक है। और वो IIT में ऑलरेडी मेरे से 1 साल सीनियर था, और IIT कानपुर में ऑलरेडी था। तो ही हैड कम ऑन छुट्टी, और उसने जो है मुझे एक वो दे दिया ऐसे करके कि यार अबे तुम ये IIT वाईटी के लिए बने नहीं हो। तो मैंने कहा भाई कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ? तो क्या तुम फौज जाओ। अब ही वॉज नॉट अवेयर कि मैंने NDA एग्ज़ाम दिया है, ऐसा कुछ वो है वो करके। तो मैंने ऐसा क्यों तुम कह रहे हो? कह नहीं, जितना मैं तुमको जानता हूँ, जितना मैंने तुम्हें देखा है, तो मुझे लगा ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है IIT के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, तो कुछ तो सही बोल रहा होगा। बोल रहा तुमसे ना हो पाएगा। तो ना मैंने ये नहीं सोचा कि IIT तुमसे ना हो पाएगा। उसने बोला ना ही नहीं से कि IIT तुमसे ना हो पाए, उसने कहा कि तुम IIT के लिए नहीं बने हो। अच्छा, तुम IIT के लिए, ठीक है, तो तुम फौज वाला मटेरियल हो, ठीक है। तो मैंने फिर उसकी बात को सीरियसली वहाँ से गौर करना शुरू किया। तो आई रियलाइज़ कि एक्चुअली क्या था, मैं जो कह रहा था कि मैं फील्ड का आदमी हूँ और वो सब ना, वो सही था। तो वहाँ से फिर मेरा जो है फ़ौज की तरफ रुझान शुरू किया। अगला मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। मैंने घर वालों को बताया नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। और जब मुझे SSB के लिए जाना था, तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के थोड़ा बोर हो गया हूँ और मुझे देहरादून जाना है ना। तो मेरी मौसी थी देहरादून में। अच्छा। मैंने घर में बेसिकली डिस्क्लोज ही नहीं किया था कि मैं NDA का SSB देने जा रहा हूँ या वैसा कुछ है। और फिर मैं वहाँ गया, वहाँ भी खेल खेल में हो गया। मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, ऐसा कुछ वो नहीं था। 2 दिन के लिए एक NCC का वो कैंप होता था बेसिकली, जो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट होते थे, वो कराते थे। वहाँ गया था और वहाँ भी उनसे मेरी झड़प हो गई थी। अच्छा। क्योंकि मेरे पास 2 ही दिन थे। हाँ। थोड़ा लेट आया था, तो मैं जाके मैं केवल ऑब्जर्व कर रहा था, मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। मैं कहा 2 दिन में पार्टिसिपेट करके कितना सीख जाऊँगा, तो इट्स बेटर कि मैं देखूँ क्या हो रहा है, लोग कैसे कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्टर क्या बता रहे हैं।
तो वो उससे गुस्सा हो गए कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, है ना, हाँ कुछ कर नहीं रहे हो। तो मैंने कहा सर मैं थोड़ा देख रहा हूँ, मतलब मैं ये मुझे लग रहा है कि मैं ये सुन करके और देख करके ज़्यादा सीख जाऊँगा। तो उन्होंने कहा गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, ठीक है। तो अपने आप को ज़्यादा बड़ा मास्टर समझ रहे हो। तो हम चले गए, फिर हम SSB पहुँच गए, हमारा खेल खेल में वहाँ हो भी गया। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने सबसे ऊपर मेरी फोटो लगा रखी थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था ए से। मैं नॉर्मली हमेशा रोल नंबर 1 रहता था, ABHAI के जनरली एक बार एक AA वाला आकाश आया था तो मैं नंबर 2 हुआ था, तो वो सबसे ऊपर लगा के बैठे हुए थे। अच्छा, तो जब मैंने डिस्क्लोज किया फाइनली कि जो है, तो इनफैक्ट मैंने ऐसे डिस्क्लोज भी नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे NDA से सब लिस्ट आ गई थी, ये सामान वामान लेके जाना है। तो हमारे जो कोचिंग हमने जो गरीब मास्टर चूज किए हुए थे उन गरीबों से भी मैंने पैसा वापस ले लिया। सर मेरा जो है बेचारा 25% डिस्काउंट में दिया था, उसमें से मैंने पैसा वापस ले लिया उनको वो करके। और उसी पैसे से मैंने सारा अपना बिस्तर बंद जो भी कपड़े वपड़े होने थे वो जितना हो सकता था इकट्ठा करके तैयार कर लिया। और मुझे लग रहा है कि 1-1.5 हफ्ते पहले ही फाइनली जो है दिसंबर में मैंने उनको डिस्क्लोज किया कि भाई मैं NDA जा रहा हूँ, ठीक है। झटका दे दिया। अच्छा झटका दे दिया उनको, वो दे वर नॉट रेडी फॉर इट। तो जाहिर सी बात है उस समय तो फौज सही था, मतलब फौज के लिए तो पेरेंट्स बोलते थे भाई फौज क्या कहता सही तो था फौज, लेकिन क्या था मैं अपना घर का चमकता सितारा था, ठीक है। तो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी ना, तो वो करके फौज में आपको देखिए क्या है ना, कुछ भी कह लो एक रिस्क तो ही है पहली चीज़, ठीक है, एक रिस्क है। दूसरा एक लिमिटेड वो है भाई, जब मैं गया हूँ तो 2200 रुपये तनख्वाह होती थी। अच्छा, एक ऑफिसर की होता ही क्या था उस पर। तो आप वो ना मैंने भी एक्चुअली इस तरह सोचा था, पर मुझे ये था कि चलो एक अपने मतलब की चीज़ है, मेरे उससे मैच करती है जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया था, और साथ ही साथ ये जल्दी हो जाएगा बिकॉज IIT का तो अभी पता नहीं कब किस साल में सिलेक्शन होगा, फिर सिलेक्शन के बाद आप 4-5 साल वो करोगे घिसोगे, फिर आपका प्लेसमेंट होगा, फिर वो आप इंटर्नशिप करोगे, पता नहीं क्या क्या। तो इट वॉज लॉन्ग प्रोसेस। तो वो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी चाहिए थी परिवार को भी चाहिए थी, ना केवल मुझे चाहिए थी, वो भी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। तो वो उस टाइम पे वो डिसीजन लेना जो है मेरा कोई ऐसा नहीं था कि फ्लैम्बॉयंसी था कि नहीं मैं फौज में चला जाऊंगा। अच्छा। उसके पीछे कई कारण थे। तो वो सब मिला करके जब वो फाइनल आउटपुट जो रिजल्ट था वो ये था कि मैं इसको ज्वाइन कर लूँ। इनफैक्ट मैं वहाँ जा करके भी एक बार मुझे लगा गलती कर दी, मैं वापस आना चाह रहा था। अच्छा, बट ये जो पैरेलल कारण थे ये ना, इन्होंने मुझे वहाँ पे टिकाए रखा। और मैं ठीक ठाक निकल गया वहाँ से, मतलब मैंने ठीक ठाक वो कर लिया गया थे थ्रू जिस तरीके से होता है। सो होता है कभी कभी आपकी ज़िंदगी में, आप जैसे प्लान करते हो वैसे होता नहीं है। और प्लान आप क्या करते हो, आपको लोग बताते हैं कि आपको क्या प्लान करना चाहिए, आप कहाँ प्लान करते हो। भाई बचपन से एक बच्चा होता हो तो निडर आता है, फिर हम उसको सिखाना शुरू करते हैं कि किससे डरना है। नहीं डरना तो हम सिखाते ही नहीं किसी, हम डरना ही सिखाते। सो जा बेटा, पुलिस आ जाएगी, चोर आ जाएगा, डकैत आ जाएगा, दैट्स व्हाट। तो वो वैसे ही हम कुछ प्लान तो बनाते नहीं, प्लान तो कोई और बनाता है, पेरेंट्स बनाते हैं, आपके बड़े बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, वो आपको बता दिया जाता है कि ओके दिस इज दिस, ठीक है। बट हाँ ये है कि अगर आप में डिसीजन लेने की क्षमता है, जो कि मुझे लगता है मेरे अंदर थी, कि मैं अपने डिसीजन खुद लेने में सक्षम था हमेशा से, बचपन से ही, तो दैट वर्कड आउट फॉर मी। वरना ये डिसीजन लेना उस टाइम बहुत मुश्किल होता है। सर, तो जब आपके साथ डिस्कशन हो रहा था तो आपने बोला था कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपके आसपास या तो आप चौराहे पे होते हो या आप 2 राह पे होते हो या 13 पे, यू हैव ऑप्शंस ऑलवेज, ठीक है। तो उसके पे क्या मतलब आपने कौन सा डिसीजन चूज किया और उस पर आप कितना खड़े उतर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो सारे ही हैं मेरे जो लाइफ के अप्स डाउन, मतलब कब सीधी तो चलती नहीं है, ठीक है। तो लाइफ कभी सीधी चलेगी नहीं, है ना। जिस दिन कहता है रेखा सीधी होगी उस दिन निपट गई सब, तो इट हैज़ टू गो अप डाउन, है ना। तो वो अप और डाउन में कहते हैं आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। भाई पहला डिसीजन ये फौज में जाने का, ठीक है। उससे पहले डिसीजन था जब मैं वो हॉस्टल से 10वीं के बाद वापस आने का, दैट वाज वेरी, ठीक है। कुछ स्ट्रेट कोई नहीं मानता है ना, आप कुछ भी किसी को बता रहे हो कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ तो वो नहीं मानता। आपने डिसीजन ले लिया, अब इसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी आपकी है। वो कैसे साम दाम दंड आप उसे एग्जीक्यूट कराओ, ठीक है। सिमिलरली NDA जाने का डिसीजन अगेन वो मेरा था, लोग अपोज कर रहे थे, लोग पेरेंट्स को भी नहीं होता कि भाई रिस्की जॉब है, प्लस वो
मेरी कैपेबिलिटी ज़्यादा है एक्चुअली, उनको लगा कि मैं इससे कहीं ज़्यादा कैपेबल हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने वो लिया। फिर देन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले जब मेरी मदर की तबीयत खराब हुई, तो मुझे फ्लाइंग छोड़ करके ग्राउंड जॉब में पोस्टिंग लेनी पड़ी। अच्छा। ठीक है, तो दैट टाइम दैट वाज इम्पोर्टेंट कि उनकी तबीयत खराब है तो एज अ सन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके पास रहूँ और केयर करूँ। फिर जब मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड इन स्पाइट कि लोग फौज के अंदर लोग मुझसे कह रहे थे, देयर वर लॉट ऑफ वेल विशर्स जो मुझसे कह रहे थे कि भाई तू बाहर मत जा, बाहर इट्स नॉट ईजी। ठीक है, पर मैंने वो डिसीजन लिया कि नहीं, मैं बाहर जाऊँगा, कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। अगर नहीं कर पाऊँगा तो भी क्या कहते हैं, मैं एटलीस्ट खुश रहूँगा कि मैंने अपना डिसीजन कहते हैं खुद लिया, और उस पर मैं जो स्ट्रगल करनी होगी करेंगे। तो मैंने बिजनेस करा, उस टाइम 50 बार ऐसी चीज़ें आई होंगी। मैंने जब क्रिकेट शुरू किया तो उस टाइम एक डिसीजन था, उसके बाद कई बार डिसीजन हुआ कि मैं बिजनेस और क्रिकेट में से किसको चूज करूं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि आप पढ़ाई आपको क्या सिखाती है, पढ़ाई आपको क्या कहते हैं वो फॉर्मूले सिखा देगी, उससे आपको कुछ फायदा मिलेगा, प्लस बी ये अल्फा बीटा गामा, आपको कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट आप वो प्रोफेशनल नॉलेज जो है बाद में लिए वो करोगे, वहां तक पहुंचने के लिए वो पढ़ाई की लैंग्वेज की जरूरत है, नॉट एग्जैक्टली कहते हैं इन सब चीज़ों की जरूरत है। बट ये पढ़ाई वढ़ाई जो आपको सिखाती है वो डिसीजन लेने की क्षमता है, सही फैसले लेने की क्षमता है, वो सिखाती है। वो अगर आप नहीं सीख पाए तो कितनों डिग्री हासिल कर लो कहते बेकार है। तो दैट वेयर आई फील कि मुझे वो डिसीजन लेने की जो क्षमता होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, वो सही से मिली। तो सर आप इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ बताओ, आप एनडीए के बाद इंडियन एयरफोर्स क्यों चूज़ किया? आपने इंडियन एयरफोर्स चूज़ किया या इंडियन एयरफोर्स ने आपको चूज़ किया, ये भी आप बताओ। नहीं, आप जब एसएसबी का वो भरते हो फॉर एनडीए का एग्जाम, तो आप पहले से ही चॉइस भरते हो। अच्छा। तो माई फर्स्ट चॉइस वाज एयरफोर्स। अगर आप अपने पहली चॉइस की मेरिट में आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको सेकंड चॉइस यानी जो कि नेवी थी मेरी, और थर्ड चॉइस आर्मी थी। अच्छा। हालांकि बहुत लेट मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आर्मी मेरी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, बट देन ठीक है, उस टाइम पे जो समझ में आया वो ठीक है, और वो ठीक भी था, तो वो मैंने ही चूज किया था। पर एनडीए दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ एक साथ तीनों सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है। तो उसका एक फायदा मिलता है कि आप सब लोग एक दूसरे को बचपन से एक तरह से जानते हो, लेटर ऑन यू आर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स साथ में कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ोगे, तो वो कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, बिकॉज कोई ना कोई आपका भाई जो निकल जाता है ना, आप कुछ भी कर लो, आपके जो बचपन के दोस्त हैं उनसे आप 25 साल बाद भी मिलोगे तब भी वैसे ही मिलोगे, वही क्या तो वार्मथ रहेगी। तो सेम यहाँ पे वो एनडीए करता है। अच्छा। एयरफोर्स की यानी फ्लाइंग की ट्रेनिंग तो 1 ही साल की होती है, उसके बाद अच्छा मैक्सिमम तो 3 साल आप एनडीए में ही सब साथ में रहते हो, और फिर आपका 1 साल का एयरफोर्स फ्लाइंग, एंड देन यू फौज इज एक्चुअली कहते कंटिन्यूसली आप ट्रेन ही कर रहे हो, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, आप तो उस दिन के लिए तैयारी कर रहे हो जिस दिन कभी कुछ आपकी जरूरत पड़ेगी, तो आप लगातार केवल ट्रेन कर रहे हो। ओके, ऑलवेज ट्रेनिंग। ओके, तो सर अब फिर आपने इंडियन एयरफोर्स में MiG-27 उड़ाया था, कितने साल तक आपने उड़ाया इसको? देखो बहुत तो नहीं कहूँगा, बहुत साल उड़ाया हो मैंने, 3-4 साल उड़ाया होगा शुरुआत जो मेरा था, क्योंकि मेरा टोटल कैरियर 9 साल का रहा, जिसमें 2 साल तो मेरे इसमें चले गए, क्या कहते हैं, एक्सीडेंट में, हॉस्पिटल में, और 2-3 साल मेरे मदर की टेक केयर करने में चले गए। अच्छा। तो बचे 4 साल, उसमें मैंने इनिशियल जो है जो कन्वर्जन होते हैं, लॉट ऑफ छोटे छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं जिनसे करते हुए आप MiG-21 और फिर MiG-27 में आते हो। बट वो है कि हाँ, वही मेरा एक फ्लाइंग प्रॉपर फ्लाइंग एक्सपीरियंस है जो MiG-21 और MiG-27 का है, बाकी उससे पहले के तो ट्रेनिंग के हैं। ओके, तो मैं अपने वो कोई फ्लाइंग एक्सपर्ट नहीं कह सकता हूँ ठीक है, मैं कहता भी नहीं। तो 2007 में जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो उस समय आप गाड़ी में थे, किस में थे आप उस समय? हाँ, उस वक्त मैं गाड़ी में था। ये बेसिकली ऑन जॉब थे आप? ऑन जॉब था, मूव अप्रूव्ड मूव था गवर्नमेंट की तरफ से, और सेल्फ व्हीकल में। तो मेरी स्कॉर्पियो थी और उसमें मैं था, एक ड्राइवर था, मेरा एक दोस्त था, और 2 दोस्त थे सॉरी इनफैक्ट। तो और somehow वो इट वाज डेस्टिन्ड टू हैपन दिस वे, बहुत लंबी कहानी है, वो उसके लिए एक अलग से पूरी पॉडकास्ट करी जा सकती है ठीक है। तो नहीं, बस इसके लिए कि मतलब एक्सीडेंट कैसा हुआ है। तो वो हम जब बनारस बाईपास पे थे, और इट वाज अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा कहते हैं अर्ली, काफ़ी अर्ली था क्योंकि जून का महीना था, तो ऐसी कोई धुंध वगैरह फॉग वगैरह नहीं होती थी, तो इट वाज डार्क। और
कोई स्टैटिक गाड़ी खड़ी होगी, क्योंकि किसी को पता नहीं चला, वो नया बाईपास बना था, उस पर कोई ट्रैफिक खास था नहीं, आसपास अभी कुछ ढाबा वो सब बना रहे थे, एक पेट्रोल पंप था 1-8 किलोमीटर पीछे। तो वो एक्सीडेंट हो गया, सन्नाटा था, मुझे पता भी नहीं चला, मैं सो रहा था कि वो एक्सीडेंट में बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सोते में ही एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। एंड व्हेन आई वोक अप तो वो एक्सीडेंट हो चुका था और मुझे हल्की हल्की कहते सिसकारियाँ सुनाई पड़ी। इनिशियली जब मैं उठने की कोशिश करी तो बैक में दर्द हुआ, तो वो दर्द हुआ तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गई। और वो हल्की हल्की सिसकारियाँ जब इन लोगों की सुनाई पड़ी तो फिर मैंने चिल्लाना शुरू किया। आई रियलाइज़ की कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई, थोड़ी बहुत नहीं हुई है। तो मेरे चिल्लाने के 10 मिनट बाद लोग पहुँचे। तो इट वॉज लाइक कि वो पेट्रोल पंप 1-8 किलोमीटर पीछे था, उन्होंने वो सन्नाटा था चूँकि आसपास, तो वो आवाज़ पहुँच गई वहाँ तक 1 किलोमीटर। यस, हाँ, अदरवाइज भी खैर कोई पास में होता तो वो सुन लेते। तो वो आए और उन्होंने फिर हमें निकाला। तो 2 लोगों की तो बाय द टाइम एम्बुलेंस वगैरह पहुंची है, वो ऑलमोस्ट कहते वो डेड थे, बिकॉज ब्लीडिंग इतनी हो गई थी। अब लोगों को बिल्कुल ज्ञान है नहीं, लोग गवर्नमेंट सिखा नहीं रही है, तब भी नहीं थी, अब भी मुझे नहीं लगता लोगों में ज्ञान है। लोग तो भल मनसाहत में कि इनको निकाल के बाहर कर दें। हाउएवर होना चाहिए, मैं चिल्लाता रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मत छेड़ो, लेट द पैरामेडिक्स कम, पर वो लोगों को इतना उत्साह हो जाता है ना ऐसे टाइम पे कि हम कुछ कर जाए, तो वो सबको स्टेयरिंग उनके बॉडी से निकाल देना। अब जहाँ घुसा हो उसको घुसा रहने दो, जो एक्सपर्ट आएंगे वो करेंगे, बट वो सब निकाल दिया उन्होंने, निकाल के सड़कों पे लिटा दिया हम लोगों को। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि वो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से वो लोग उनके वो ख़त्म हो गए। सो ये रोड सेंस, मतलब ये ट्रैफिक का जो बेसिक क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट एड का जो सेंस है वो है ही नहीं हिंदुस्तान में। अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा इस पर काम किया गया है कि पब्लिक को, वो पब्लिक अपनी तरफ से भलाई करना चाह रही, लेकिन भलाई में ही गलती हो जाती है। मुझे आज भी लगता है कि मेरी इंजरी शायद इतनी ग्रेव नहीं होती अगर मुझे मिसहैंडल ना किया गया होता। अच्छा, ठीक है, तो ये शायद मैं पूरी तरह से पैरालाइज नहीं हुआ होता। बट वो जिस तरह से उन्होंने मुझे चादर में भर भर के निकाला है, एम्बुलेंस में रखा है, बॉडी को पूरा मोड़ तोड़ दिया, तो वो होना नहीं चाहिए। एज पर प्रोसीजर मुझे बिल्कुल निकाल के स्ट्रेट स्ट्रेचर पे बांध देना चाहिए। बिल्कुल मुझे खुद भी अगर मन कर रहा है, दर्द हो रहा है, उसके बावजूद हिलने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो शायद कहते ये इंजरी कम होती, बट वो मिस हैंडलिंग में ज़्यादा हो जाती है हिंदुस्तान में। इसीलिए जो है फर्टिलिटी का रेट कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएस और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, पर हमारे एक्सीडेंट रेट्स कम नहीं है, वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है। इन स्पाइट ऑफ दैट उनका फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, क्योंकि उनके यहाँ ये सेंस भी है, और प्लस जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है वो रिलेटिवली बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव है। करेक्ट। और सर फिर कितना टाइम आप हॉस्पिटल और अपने अप्रॉक्सीमेटली से अबाउट 2 साल, मतलब पहले 6 महीने तो एक्चुअली बहुत बुरे थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल मैं बिस्तर पे बांध दिया गया था और वैसे ही रहता था, एज ऊपर सर देखता रहता था, सर की तरफ देखता रहता था। एंड वो टाइम था जब आईपीएल का पहला सीजन था। अच्छा, तो मुझे लग रहा है मैंने केवल आईपीएल का पहला सीजन ही पूरा देखा है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो वो हॉस्पिटल में पड़े पड़े जो है, मतलब अजीब ही टाइम था वो, कि आप हॉस्पिटल में पड़े और रोज ही कुछ नया हो जा रहा है। एंड पीपल आर, लोगों मतलब सब निराश से दिख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे लगे करीब 5-6 महीने दूसरों की निराशा में से अपने आप को बचाने, अपने आप की आशा निकालने के लिए, क्योंकि क्या होता है कोई भी आ रहा है वो आपसे वो मतलब रोते हुए भी बात कर रहा है, अरे क्या हो गया, अभी कैसे चलेगा, आगे क्या होगा। मतलब वो कुछ तो रो देते थे लिटरली। ठीक है, अगेन उनका आउट ऑफ कंसर्न था, लेकिन वो एज अ पेशेंट जो है मेरे ऊपर उसका बुरा असर होता था। बट लकीली कहते मैं थोड़ा सा हार्डवायर्ड हूँ, जल्दी कहते मैं ये सब इग्नोर मार देता हूँ, छाड़ देता हूँ। तो लेकिन वो 6-7 महीने बहुत बुरे थे। उसके बाद देन आई अंडरस्टूड कि ये अब लाइफ बदल गई है, अब तो खुद से ही करना, हाँ खुद से ही करना पड़ेगा, और यही है। और वहीं से फिर मैंने प्लान करना शुरू कर दिया था कि अब आगे व्हाट नेक्स्ट। तो सर बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को ये नहीं आता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मतलब बहुत एक्सक्यूजेज होते हैं। तो आपको उस समय ऐसा क्या मेंटल स्टेटस था आपका जब आपके पास पैर नहीं थे? देखो ये देखो बैकग्राउंड से आपके मैटर करता है। ठीक है, मैंने बहुत ही बचपन से
आई विल नॉट से कि स्ट्रगल किया, मैं ये नहीं कहूँगा स्ट्रगल किया है, बट मैंने बचपन से ही जुगाड़ देखे और खुद भी करें। एज इन व्हेन मैं प्रॉब्लम देखी और मैं उसका सोल्यूशन, मतलब मैं ये एज अर्ली एज मैं जब 4th-5th क्लास में था, तो एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे बोला, मैं पढ़ता बहुत था, तो मैं वही हमारे यहाँ नखास की मार्केट लगती थी संडे को, वहाँ सेकेंड हैंड किताबें बिकती थी। अच्छा। तो वो जो भी हमें गर्मी की छुट्टियों में मामा वामा क्या जाते थे, पैसे मिलते थे, तो मैं जाता था उससे कुछ कॉमिक्स खरीद ली, कुछ और जो ऐसे है, कुछ मुझे बाहर की किताबें में रशियन भी मिल जाती, मैं वो भी ले आता था। अच्छा। और मैं सब पढ़ डालता था, कुछ भी मतलब वो अक्षर लिखे हुए मैं पढ़ता रहता था। तो मेरे पास किताबें बहुत ढेर हो गई थी। तो मेरे पिताजी कहा कि तुम्हारे पास इतनी किताबें हैं, तुम लाइब्रेरी क्यों नहीं खोल लेते? तो पिताजी का कहने का मतलब था कि लाइब्रेरी खोल लो, बच्चे अच्छे अपने बुलाओ उनको, वो भी पढ़े बड़े। तो मुझे लगा पिताजी का बिजनेस कर लो। इससे ही पैसा कमा लो। बस मैंने अगले दिन जो है घर की बाउंड्री पे जो है तार बांधे और सारी किताबें लटका के मैं बैठ गया वहाँ पे, ठीक है, और मेरा बिजनेस चालू हो गया। स्कूल से आता था, किताबें टाक देता था और वो शुरू हो जाता था। क्लास 4th-5th, ठीक है, हाँ, दिस 4th-5th। अच्छा। और अब वो भाई जाहिर सी बात है कि वो पैसे आने लग गए। हाँ। तो वो मुझे समझ में आ गया कि भैया अच्छा, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं, हर चीज का जुगाड़ हाँ। है। तो वन फाइन डे जो है पिताजी जल्दी आ गए घर, उन्होंने देख लिया ये क्या हो रहा है, मेरी नाक कटवाएगा, ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो अंदर करवा दिया उन्होंने, बट तब तक मेरे कस्टमर बन गए थे, है ना, वो तो डायरेक्ट हो गए थे। तो वो तो घंटी बजाए घर में भी आ जाते थे, विदाउट सोशल मीडिया, विदाउट फोन। बट देन मुझे वो चीज समझ में आ गई थी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बिजनेस। ऐसे जो है वो खाली पेरेंट्स से मांगने से नहीं आते, और भी तरीकों से आते थे। अच्छा। तो ये सॉल्यूशन वाला जो है ना, तो कोई भी चीज सामने प्रॉब्लम आई तो आपको पहले सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना, कि अच्छा क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम को आप जब पार्ट्स में बांट दोगे, ठीक है, तो आपको अलग अलग हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए, और फिर कंबाइंड एक सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है मेरे में नेचर में बचपन से ही रही है, और ये एक्सपोजर की वजह से है। हमारा कहते हैं एजुकेशन सिस्टम उस तरह का एक्सपोजर देता ही नहीं है। ये एक्सपोजर मेरा हालात की वजह से था। एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं दिया। मैं कोई भी अपने टीचर को वो नहीं याद है जिसने मुझे बहुत मेरी लाइफ में फ़र्क डाला हो। लाइफ ही मेरी सबसे बड़ी टीचर रही है। टीचर मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। अच्छा। ठीक है, मैं कोई बहुत अच्छा था, नेचर अच्छा था, वो आपसे बहुत प्यार से बात करते थे। आप कुछ शैतानी भी कर रहे हो तो आपको मारेंगे नहीं, ऐसे। तो दैट्स, लेकिन मुझे ऐसा कोई टीचर नहीं याद है जिसने कोई बहुत ड्रास्टिक लाइफ चेंजिंग इफेक्ट डाला हो। और मैं बता रहा हूँ, कहते हैं 90% ऑफ हिंदुस्तान के लोगों को ऐसा कोई टीचर नहीं मिलता। वो केवल इसलिए है क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह से या तो पढ़ाते थे या बहुत अच्छे से बात करते थे, ट्रीट करते थे, इसलिए होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा रीजन था कि जब मेरे साथ ये भी हुआ तो मेरे पास सोचने का बहुत टाइम था। मैं सोचा कि क्या होगा, रियलाइज किया था क्या हुआ, चल नहीं सकते बस ना। ब्रेन तो वही है, सेम ब्रेन है, विच इज जो पहले काम कर रहा था। तो मैं हो सकता है जहाज ना उड़ा पाऊँ, ठीक है, पर बाकी काम तो जो ब्रेन से करता आया हूँ वो तो कर सकता हूँ। तो लॉट ऑफ थिंग्स विच स्टिल कैन बी डन, हाथ सलामत है। तो वो उसने मुझे कहते हैं बहुत ही, मतलब मेरा ट्रांजिशन इनटू रेगुलर वर्ल्ड बहुत ही क्विक था, बहुत ज़्यादा कहते हैं मुझे टाइम नहीं लगा। दूसरा, चूंकि मैं फौज से हूँ तो मेरा एक बहुत बड़ा पीयर नेटवर्क है जो मुझसे पहले ही ऑलरेडी झेल चुके हैं। अच्छा, वो डन इट, किल्ड इट, ठीक है। जो कि उस टाइम पे भी लोग थे जो खेल रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, गाड़ियां खुद चला रहे थे। अच्छा। तो उनका, चूंकि जब तक मैं हॉस्पिटल था, कई जगह रहा मैं, किसी हॉस्पिटल में कोई मिला, किसी हॉस्पिटल में कोई मिला, पुणे में कोई और मिल रहा है, तो एवरीवेयर दिस काइंड ऑफ पीपल आर देयर। उनको बाहर स्ट्रगल होता था, सिविल लाइफ में डेफिनेटली कहते हैं उनको स्ट्रगल होता था, बट गिव अप करने वाला फौजी के अंदर वैसे ही नहीं होता है, क्योंकि भाई लड़ेगा तो वो आखिरी दम तक, निकल आए तो ठीक है, नहीं निकले तो कोई बात नहीं। तो वैसे ही एक कुछ माइंडसेट एटीट्यूड रहता ही रहता है। और यहाँ चूंकि मुझे लोग मिल गए ऐसे जो ऑलरेडी कर रहे थे, उनको देख करके मेरी हिम्मत और बन गई कि ये तो पॉसिबल है, देयर इज नथिंग, इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप निराश हो जाओ, हार मान लो, आप वो सोचने लगो कि अब तो भैया ज़िंदगी ख़त्म हो गई। क्या है, मैं लिख के दे रहा हूँ, जितने लोग आपको डेली मिलते हैं ना, उसमें से 50% के साथ कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। आप उसे डिसेबिलिटी नहीं बोलेंगे, हो सकता है लिमिटेशन हो, ठीक है। किसी को गुस्सा जल्दी आता है,
कोई गुस्से में गए तो घबरा जाता है, कोई सामने कोई किसी ने गुस्सा करने लगा कोई तो वो घबरा जाएगा, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ अ डिसेबिलिटी, लिमिटेशन, दैट इज लिमिटेशन, डिसेबिलिटी इज लिमिटेशन ओनली ना, आपने उसको एक वो बना दिया है, इट्स जस्ट अ लिमिटेशन कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ। कोई किसी के एक हाथ चला गया तो वही एक हाथ से जो काम हो सकते हैं वो कर सकता है, दूसरे हाथ वाले जो दो जिस काम में दोनों हाथ चाहिए वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो इट्स जस्ट अ लिमिटेशन। ये दिमाग में मेरे जिस दिन आ गया उस दिन से फिर दोबारा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर एक स्टोरी टेलर है सिंगल हैंडेडली, हाँ, तो उसका एक हाथ नहीं है बचपन से, जब से पैदा हुआ है, पता नहीं आपने उसको सुना है कि नहीं। हाँ हाँ, तो उसका कहना है कि लोग मुझे देखते थे, कहते थे कि कितना अजीब है, कहते मुझे लगता था कि आप लोग अजीब हो, सबके हाथ दो दो हैं मेरे पास एक ही है, तो मैं तो पैदा ही एक से हुआ, कहते मेरे लिए आप लोग ज्यादा अजीब हो, सारे के सारे दो दो लेके घूम रहे हो, मेरे पास तो एक ही है, मेरा तो काम एक ही से चल रहा है। I'll tell you, कहते ये इस बात पे एक बार हमारा हाशिमारा करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे मेरा जो 27 का स्क्वाड्रन था उनका प्रेसिडेंट कलर प्रेजेंटेशन था, तो PSP कहते हैं, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन, तो दैट टाइम प्रेसिडेंट वाज प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है, तो ही हैड कम फॉर दैट, है ना, वो वहाँ पे, और मैं स्क्वाड्रन की तरफ से इनवाइटेड था एज ऑब्वियसली गए थे वेटरन, तो हमारा एक वो था म्यूजियम, स्क्वाड्रन म्यूजियम, उस स्क्वाड्रन म्यूजियम को रेनोवेट करने में मेरा रोल था। तो सीओ ने जो है वो प्रणव दा को मुझे बुलाया और वो बताया कि सर ये म्यूजियम जो है ये इस बच्चे ने बनाया है जब ये यहाँ पे था। तो मैंने ऐसे मजाक में उससे कह दिया सर आई एम वेरी सॉरी लेकिन मैं आपके लिए खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि जो राष्ट्रपति सामने है तो मैं खड़ा हो जाऊँ। तो प्रणव दा सेड कि बेटा दिस इज बोन इन डिस्गाइज, ठीक है, कि तुमको किसी के लिए नहीं खड़ा होना है, किसी के लिए नहीं खड़ा, ना राष्ट्रपति के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, कोई भी आ जाए तुमको खड़े होने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग इसी झंझट में नप चुके हैं कि वो जिसके लिए खड़ा होना उसके लिए खड़े नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कहते हो दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे वो बात एक्चुअली कहते सही लगी कि भाई ये तो भगवान ने मुझे देखो तो छुपी पावर दे दी, किसी के लिए नहीं खड़ा, किसी के लिए खड़ा ही नहीं होना भाई, और क्या चाहिए आपको कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, कोई अभिनेता, आप हमेशा बैठे ही हो, कोई भी आ जाए और आप बैठे ही रहोगे क्या अगला। और कभी कभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस चीज से कि अगर मैं टेबल पे बैठा हूँ जहाँ पे व्हीलचेयर नहीं दिख रही तो आसपास जो लोग आते हैं उनको लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी होगा क्योंकि ये खड़ा नहीं होगा, सारे अगल बगल के खड़े हो जाते हैं और ये नहीं खड़ा होता है तो उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो फिर जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए फिर आपने इंडियन एयरफोर्स से रिटायरमेंट लिया, फिर एंड उसके बाद क्रिकेट आपने 2016 टू बी प्रिसाइज कहते हैं प्रॉपर्ली मैं क्रिकेट शुरू किया। इनफैक्ट एक्चुअली मेरा क्रिकेट शुरू करने का कोई इरादा नहीं था, मेरा पर्पस वाज कि मैं फौज से बाहर आया, आई स्टार्टेड बिजनेस, मैं पहले यही पूछना चाहता था उससे उस बीच में आपने क्या किया? तो मैंने पहले बिजनेस किया, ठीक है। तो एक चीज मैं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था एट दैट टाइम मेरा कोई भी पॉलिसी ऑन टाइम नहीं थी, सभी लैब्स थी, ठीक है, जिस तरह के हम थे उस पर, ठीक है। तो और पैसे वैसे थे नहीं मेरे पास, ठीक है, मैं एक तो मदर के इलाज में खर्च हो गए थे, बाकी थोड़ा बहुत और चीज़ें थी उनमें खर्च हो गए थे। तो 3-5-6 महीने हॉस्पिटल के मुझे थोड़ा बहुत खलता था, बिकॉज कुछ भी कोई एक आध ज़रूरत पड़ी मुझे इस तरीके की जो बहुत अर्जेंट थी, तो मुझे मेरी पुरानी गाड़ी थी एस्टीम वो बेचनी पड़ी, ठीक है। और तो मुझे लगा मैंने यार पैसे से तो बचा ही नहीं है कुछ, ठीक है, और मतलब जीरो था बिल्कुल ऑलमोस्ट उसमें। तो दैट वहाँ से मुझे एक 5-6 महीने मुझे, और मैंने बहुत लोगों से बात भी करी उस टाइम, आई वाज ऑन हॉस्पिटल बेड पे, लेकिन कुछ एक आध दोस्तों को छोड़ दे, ठीक है, रिश्तेदार सब जो है, किसी को भी आपकी प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं, परवाह नहीं है, वो आपके केवल दिखाने आ रहे हैं आपका कि हालचाल लेने वो करके, लेकिन जो आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है, भाई मेरे बिस्तर पे पड़ा होना तो ठीक है, वो तो टेकन केयर ऑफ है फौज का, मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम है जो उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से मैं गुजर रहा था, उसमें कोई नहीं सपोर्ट करने वाला। तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि भाई देखो कुछ भी कह लो, बोले कोई कुछ भी, सबसे बड़ा है पैसा ही, ठीक है, इट माइट नॉट बी योर अल्टीमेट गोल, ठीक है, बट आपके जितने भी गोल हैं वो पूरे पैसे से, वो सब पूरे समय अराउंड पैसे से होंगे।
एक्सेप्ट आप पूरी तरह से वो साधु बन जाए, है ना, दुनियादारी से अलग हो जाए। बट अगर आप एक उस पर फैमिली लाइफ में है, आपका परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो एवरीथिंग, अब बस ये है कि किसको कितना पैसा चाहिए। ठीक है, किसी की कम पैसे में हो जाता है, किसी के ज़्यादा पैसे में हो जाता है, बट जो भी होता है वो होता पैसे से ही है। ठीक है, जीरो पैसा जो है वो कुछ नहीं होता। फिर आप डिसेबल, नॉन डिसेबल, आप पुरुष महिला कुछ भी हो, आके पैर हो, आप दुखी हाथ रहोगे, हो, नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात, ठीक है। अल्टीमेट गोल इज, मुझे नहीं याद है कि उसके बाद जब मैंने बिजनेस शुरू किया, पैसे कमाने शुरू किया, रियलाइज किया हाँ ये काम ठीक हो रहा, मैंने चाय पत्ती किया, फिर मैंने रियल एस्टेट करा, मैं हॉस्पिटल भी खोला, और मैंने एन नंबर ऑफ लोगों के साथ छोटे छोटे बिजनेस करे। मैं जो बोला कि मुझे बिजनेस करना है, मैंने कहा जाओ कुछ करते हैं, ठीक है। आई सपोर्टेड लॉट ऑफ पीपल, कईयों के बिजनेस खड़े करने में हेल्प करी, अच्छा, ठीक है। तो वो मैं करता रहा फॉर गुड अबाउट 5-6 साल मैंने ये करा। फिर ये क्रिकेट वाला ऐसे हुआ कि मैं रिहैब सेंटर एक बनाना चाह रहा था, बट दैट रिहैब सेंटर रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी, क्योंकि ओपन स्पेस चाहिए था, ग्राउंड चाहिए था। मेरा ये था कि जो हमारे जैसे लोग हैं जो ऑलरेडी लाइफ में कुछ कर चुके हैं एज सिटिंग ऑन व्हीलचेयर, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बाकी लोगों को वो ज्ञान बांटे, ठीक है। पर वो क्या होता है कि आप ज्ञान ऐसे बांट दो किसी को, है ना, तो वो इफेक्ट नहीं करता है। अब वो मेरे को कोई आकर के एक आदमी जो खड़ा है चल रहा है वो बोले आकर के नहीं आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इट विल हार्डली, भाई तुझे क्या पता मेरी क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली नहीं पता उसे मेरी प्रॉब्लम, और एक्चुअली ऐसे ज्ञान देते थे। लेकिन जब मैं किसी को करते हुए देखता हूँ अपने जैसे को, जो मेरे साथ हुआ, मेरे को किसी ने कुछ नहीं सिखाया, मैंने या तो YouTube से सीखा उस टाइम पे भी, अच्छा, और या फिर मैंने क्या कहते हैं अपने जैसे लोगों को करते हुए देखा। इतना कंटेंट था तब भी YouTube पे, इतना नहीं था, YouTube बॉस उतना वो नहीं था, लेकिन याहू वगैरह पे ग्रुप्स थे जहाँ पे कहते लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो है डॉक्टर्स वगैरह कम्युनिटीज थे जिनसे आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। अच्छा। तो चूंकि हॉस्पिटल में पढ़े क्या करते हैं, तो ये अच्छा वो उस टाइम पे नेटवर्क बन गया था। तो खैर वो कमिंग बैक टू दिस रिहैब सेंटर, तो वो रिहैब सेंटर वाला जो मेरा वो था, मैंने उसके लिए एक तरह से पैसा बचाने का काम शुरू किया था। बट जब मैं रियलाइज़ किया तो बहुत पैसा लगेगा, ये मतलब आपको 10-12 एकड़ की बड़ी जगह चाहिए, शुड बी क्लोज टू सिटी, बहुत दूर नहीं रख सकते कि आपको मेडिकल सपोर्ट वगैरह भी चाहिए, या फिर आप हॉस्पिटल भी उसी में बनाओ, तो वो बहुत एक्सपेंसिव बन रहा था। समबडी सजेस्टेड मी कि आप ऐसा करो कि आप ये मत करो, आप स्पोर्ट शुरू करो। तो मैंने कहा स्पोर्ट शुरू करो मतलब क्या होता है, ठीक है, बिकॉज मैं कोई स्पोर्ट था ही नहीं, वैसा कोई स्पोर्ट था नहीं जहाँ मैं मैराथन वगैरह करने जाता था, ठीक है। तो वहाँ भी लोग मना कर देते थे कि हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है आपके व्हीलचेयर वालों के लिए, वैसे करके। तो उनका नहीं, आप शुरू करो वेर इन पीपल कम प्ले टुगेदर, साथ में आएंगे, खेलेंगे, तो बातें शेयर होंगी, ठीक है। कोई नए बच्चे आएंगे, पुराने लोग होंगे, आपस में कुछ ना कुछ शेयर करेंगे, कुछ की प्रॉब्लम्स मैच कर जाएंगी, ठीक है। अब 4 लोग एक्सपीरियंस है, 4 लोग नए आए हैं, तो वो आपस जब बात कर रहे हैं तो 4 में से 1-2 तो मैच करेंगे आपस में कि भाई अच्छा हाँ ये प्रॉब्लम है तेरे को, ठीक है, और ये तो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। क्योंकि तो कोई एनसाइक्लोपीडिया इसका बना नहीं था, कोई कहते हैं डिक्शनरी थी नहीं, कोई रूल बुक थी नहीं, कोई एसओपी थी नहीं, सबसे बड़ी बात है ना, कुछ ऐसा था नहीं। और किसी तरह के केयर होम इंडिया में थे नहीं, अभी भी नहीं है फॉर पीपल ऑन व्हील चेयर, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। वो ब्लाइंड स्कूल्स होंगे, डेफ एंड म्यूट के लिए स्कूल्स होंगे, फिजिकली दिव्यांग बच्चों के लिए वो होगा, बट जो एडल्ट्स हैं जो व्हील चेयर पे हैं और उनको केयर की ज़रूरत है, वो मोर और लेस फैमिली पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं तो फिर वो बाद में क्या करेंगे, जब उनके फैमिली पेरेंट्स वो नहीं रहेंगे तब क्या करेंगे। तो उनको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी, चाहे कितना भी आप डिसेबल्ड क्यों ना हो। ऐसे लोग भी हैं जो नेक बिलो डिसेबल्ड है, ठीक है, यानी कि गर्दन के नीचे उनका हिस्सा नहीं चलता, अच्छा, बट वो एम्प्लॉयड हैं, वो काम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट है, अच्छा, ठीक है। तो ये सारा कुछ खेल यहाँ का है, ठीक है। तो ये जो है वो एक्टिवेट करने के लिए एक साधन तो चाहिए। कहाँ पे करेंगे आप, तो क्या होता है आदमी देखता है, सीखता है, भाई ये कर रहे तो मैं भी कर लूँगा, ठीक है। अब वो व्हीलचेयर में व्हीली करनी है, अब आप ऐसे कोई सिखाता रहे तीसरा पर्सन, लेकिन एक जो कर रहा है खुद वो बताएगा, उसको देख करके वो सीख जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। तो वो ये कॉन्सेप्ट था जो कि वहाँ होने के बजाय स्पोर्ट्स में मैंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो सर वाई ओनली स्पोर्ट्स, अब मतलब
दे कैन बी मेनी अदर थिंग। बहुत उस समय तक तो सोशल मीडिया शायद थोड़ा कि काफ़ी आने लग गया था, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती थी कि उसमें ब्रेन का देखो काम क्या है। है ना, स्पोर्ट्स हाँ। इसलिए पहली चीज तो कि ऐसी कोई भी तब इतना सोशल मीडिया ऐसा नहीं था, इतना जो हम लोग सोच रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत ट्रैक्शन आ गया, नहीं ऐसा नहीं था। आपको किसी तरह से पहले उन लोगों को घर से बाहर निकालना है। लोग हिंदुस्तान में जिस तरह की एक्सेसिबिलिटी है उसमें लोग घर के अंदर पड़े रहते हैं, क्योंकि निकले कहाँ, सड़क पे वो नहीं व्हील है चेयर चल नहीं सकती है। भाई, व्हील चेयर चल नहीं सकती, गाड़ियाँ हैं नहीं, साधन है नहीं, ट्रेन पे आप सफ़र नहीं कर सकते, बस एक्सेसिबल नहीं है, जाए तो जाए कहाँ। एक कुल मिलाकर के फ्लाइट का ही थोड़ा बहुत सहारा था, वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ तो पहली चीज़ तो ये थी कि घर से बाहर किस चीज़ के लिए निकाले। अच्छा। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का क्या कहते हैं एक रोल था। बट अगेन वही मैं कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स में भी बास्केटबॉल शुरू में मैंने करा, अच्छा। और वो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट बास्केटबॉल के लिए, लोग नहीं आते थे। फिर क्रिकेट का ख्याल आया कि क्योंकि ये तो ग्लैमरस वर्ल्ड था ही था, यस, तो और फिर इंडिया में क्रिकेट पूजा जाता है। इंडिया में क्रिकेट मतलब आपके वो एक गाना हमने बनाया था कि रगों में क्रिकेट, लहू में क्रिकेट। तो अच्छा। एक्चुअली वैसे ही है ये कि आपकी नसों में और आपकी रगों में ये जो है बह रहा है बिल्कुल। हर आदमी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, नारी, एवरीबडी वांट्स टू प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट आज की डेट में, और पहले भी था। हम 3 बजे स्टंप गाड़ करके बैठ जाते थे ग्राउंड पे कब्जा करके कि कोई और ना आ जाए। हाँ। तो वो देखते हुए कि मुझे ये लगा कि इंडिया में क्रिकेट विल बी अ बेटर स्पोर्ट। हमने बास्केटबॉल क्यों लिया था, बिकॉज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे यूज्ड बास्केटबॉल एज अ टूल फॉर डिसेबिलिटी अवेयरनेस। अच्छा। आप अपनी जो क्षमता है, क्योंकि आपको कोई नौकरी दे नहीं रहा, स्कूल कॉलेज आपके लिए खुले नहीं है, कहीं आपके लिए जगह नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या होगा कि क्या करेगा, क्या जरूरत है, होटल आपके लिए कमरा नहीं बनाता है, आपके लिए रैम नहीं बनाता, कहते आएगा कौन, क्यों आएगा। तो आप अपनी क्षमता दिखाओगे कैसे, वो दिखाने के लिए सबसे ईजिएस्ट और बेस्ट ऑप्शन कम पैसे में वो था आपका स्पोर्ट्स, और उसमें सबसे बेस्ट था क्रिकेट। कि क्रिकेट के लिए लोग आते हैं, बाहर आते हैं, घर से बाहर बाहर आते हैं। निकलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, ये रीज़न। तो सर व्हेन डिड यू फॉर्म दिस डीसीसीआई? डीसीसीआई कब बनाया? बेसिकली क्या था, जब ये हमने शुरू किया तो मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आने लगी ऑल ओवर द कंट्री कि सर ये गेम जो है वो है, इट्स टिट्स एंड बिट्स में है, बट इट्स नॉट फॉर्मलाइज, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई प्रॉपर बॉडी नहीं है, और लोग हमें मिसयूज़ करते हैं। यानी मिसयूज़ कि हमें बुला लेंगे, हमें उल्टी सीधी जगह रख देंगे, कभी कभी लोग बीमार पड़ जाते हैं उसकी वजह से, बिकॉज एक बंदा उस पैरालाइज बिलो वेस्ट, उसके लिए हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर तरह की सुविधा तो आपको देनी पड़ेगी। पर जो नहीं जानता है, जो केवल पैसे के लिए कर रहा है कि हाँ मैं ये इवेंट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जैसे सबको बुलाते हैं वैसे इनको भी बुला लो, तो 10-12 व्हील चेयर वाले आ गए, उन्होंने अपना खड़ा किया, लाइनअप किया, दिखाया, चंदा लिया, और उनको जो है कुछ दक्षिणा दिए, कहा चलो जाओ, हो गया मैच ऐसा नहीं करते थे लोग। अच्छा अच्छा। दैट इज व्हेन कहते हैं आई गॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेसेस, क्योंकि वो हमने थोड़ा अच्छा किया था, मीडिया ने भी अच्छा कवर किया था, जो हमने लखनऊ में कर रहे थे, अवेयरनेस के लिए कर रहे थे प्राइमरली। तो फिर मेरे पास बहुत प्लेयर्स की रिक्वेस्ट आने लगी कि सर हमारे स्टेट में भी करवा दो, हमारा भी करवा दो। जब ये थोड़ा बढ़ने लगा तो आई रियलाइज कि नहीं, इसको अगर हम फॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो ये जो हम चाह रहे हैं, यानी कि जो हमारा होता है कि ये पैन इंडिया, हम इसको एक मूवमेंट की तरह लें, लोग व्हीलचेयरों में बैठ करके जो है ट्रेनों में भीड़ की तरह जाए, ना कि एक आदमी जा रहा है, कभी एक आ गया, कभी कोई आ गया। तो वो जब तक लोग नंबर्स में नहीं दिखेंगे तब तक गवर्नमेंट के ना तो दिमाग खुलेंगे, और ना ही कहते जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके दिमाग खुलेंगे कि भाई हाँ इनको, इनकी भी कोई ज़रूरत है। तो वो करने का जो तरीका था वो क्रिकेट था, एंड वी हैव सीन दैट रिजल्ट। मैंने देखे हैं वो रिजल्ट्स। कई जगह हम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में गए जो पहले एक्सेसिबल नहीं थी, हमारे जाने के बाद हुई, बिकॉज उन्होंने भी, उनके पास एक कोई बच्चा है तो उसके क्लास भर का उन्होंने कर दिया। बट जब वहाँ 40-50-100 व्हीलचेयर पहुँच गए तो फिर तो मजबूरी हो गई तो उनकी। फिर मजबूरी नहीं हुई, फिर खुला दिमाग खुला। अच्छा। ऐसे नहीं, लोगों के अंदर कंपैशन है और उनको पता तो चले कि ज़रूरत क्या है। तो इट्स नॉट कि ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं वो जानते नहीं है इसलिए नहीं कर पाते। ऐसा थोड़ी ना कि वो बिल्कुल निर्मम है कि नहीं करना नहीं चाहते, तो उनको पता चलेगा, वो करेंगे। भाई मोदी जी जब से आए हैं बहुत चेंजेस हुए हैं, क्योंकि उन्होंने लाल किले से बैठ करके ये सब बातें करी है, तो चेंजेस हुए। पहले नहीं कोई इस तरह से इस सेगमेंट के बारे में सोचता या बात करता था, ठीक है। तो हमारा रीज़न कुल लेकिन वही था, बट वो बन गया एक स्पोर्ट्स की तरह, प्रॉपर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरह से। एंड फिर वो बाहर से भी इनविटेशन आने लग गए, अच्छा। या हमारे यहाँ भी
तो फिर चल पड़ा, कारवां चलता रहा, लोग जुड़ते रहे, फिर और बढ़ता रहा। तो डीसीसीआई आपने कब स्टार्ट किया? डीसीसीआई आपने सेटअप किया या इट वाज सेटअप बाय बीसीसीआई? ये या देखो इस पे क्या था कि बेसिकली व्हेन ये बाकी फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट बहुत पुराने हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट हो गया, ब्लाइंड क्रिकेट हो गया, और पीपल हैव बीन बीसीसीआई को अप्रोच करते रहे कि भाई ये कुछ हमारा भी कर दो। आफ्टर लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसमें एक इनको गाइडलाइन दी थी, जिसमें बहुत क्लियरली स्पेसिफिक लिखा था कि आपको डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट कमेटी बनानी है, जिसको बीसीसीआई ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया था, बट हाउएवर वो अभी हो नहीं रहा था। अच्छा। सो दैट्स वेयर आई कम इन, क्योंकि 2018 हमने पहला नेशनल किया, 19 में दूसरा नेशनल किया। अच्छा। जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा था उससे आई रियलाइज कि जो फंडिंग है उसके लिए हमें बीसीसीआई का ज़रूरत पड़ेगी, एफिलिएशन बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए नहीं, प्लेयर्स के लिए, क्योंकि विद इन 2 ईयर्स के स्पैन में हमसे छिटक करके 2 और एसोसिएशन बन गए थे। ठीक है? अच्छा। तो किसी को आपने टीम में नहीं शामिल किया, इतना आसान है ना इंडिया में, आपने उनको टीम में नहीं शामिल किया, उन्होंने अपने 11 बंदों की टीम बनाई, एक किसी को पकड़ा और अपना एसोसिएशन बना लिया। अच्छा। ये इंडिया टीम तैयार हो गई। तो फिर 2019 में मैंने जो है ये लिखना पढ़ना शुरू किया इनके साथ में, तो वहाँ फिर बाकी जो डिसेबिलिटी ग्रुप्स थे उनके साथ भी नेटवर्क बना, और इन 2019 के ही एंड में जब ये जय भाई और सौरव गांगुली ने टेक ओवर किया, दादा बिकेम प्रेसिडेंट और जय भाई बिकेम सेक्रेटरी, उस टाइम पे फिर फाइनली हमारा पहली बार उनसे आमना सामना हुआ, व्हेन दे पॉजिटिवली उन्होंने उसे लिया, और 1 साल की मेहनत, क्योंकि फिर कोविड आ गया तो उसकी वजह से ब्रेक लग गया, और 2021 में जो है ये चीज़ बीसीसीआई की तरफ से, यानी जय भाई की तरफ से आई, बीसीसीआई नॉट से कंप्लीट बीसीसीआई, जय भाई ने इस चीज़ को इनिशिएट किया कि आप कंबाइंड बॉडी एक बना लो, विच इज़ डीसीसीआई, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें ब्लाइंड क्रिकेट भी है, डेफ एंड म्यूट क्रिकेट भी है, फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट है और व्हीलचेयर क्रिकेट है, और फिर वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो अभी करेंटली कहते हैं इट इज़ बॉडी डीसीसीआई जो है इट इज़ सपोर्टेड बाय बीसीसीआई इन प्रिंसिपल, तो वो सपोर्ट करते हैं, इंफ्रा का एक्सेस मिल जाता है हमें, वो सब मिल जाता है, बट हाँ अभी फाइनेंशियली कोई सपोर्ट वहाँ से नहीं शुरू हुआ है, बट मोर और लेस कुछ दिनों की बात और है, साल एक आध 2 साल। आई थिंक जैसे विमेंस क्रिकेट था, विमेंस क्रिकेट भी तब हाईलाइट हुआ जब प्रूव कर दिया उन्होंने, उससे पहले तो विमेन क्रिकेट भी इतना हाईलाइटेड नहीं था। आई थिंक इट वुड टेक सम टाइम, बट हाँ नहीं, देखो हमारी कहानी विमेंस क्रिकेट से अलग है। विमेंस क्रिकेट वाज इन मच बेटर स्टेट। क्यों पूछे? क्यों? विमेंस क्रिकेट को आईसीसी रन करता था। अच्छा। इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, बीसीसीआई का सपोर्ट नहीं था। विमेंस क्रिकेट के वर्ल्ड कप्स 19 मेरे ख्याल से लेट 70s से जो है अच्छा। आईसीसी करवा रहा था, और ये बाकी सारी कंट्रीज में ऑलरेडी विमेंस क्रिकेट होता था। हमारे डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट में 2 बड़े इश्यूज हैं। पहला, एक तो आईसीसी ने खुद अभी तक इसमें कुछ काम नहीं किया है। अच्छा। हैव यू रीच्ड आउट टू आईसीसी फॉर दैट? डेफिनेटली कहते हैं, वो तो सारे कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम है यहाँ पे, तो दे हैव बीन इन टच ऑलमोस्ट 20 साल हो गए उनको। ठीक है, उनके अपने इश्यूज हैं जो भी है। तो जब वो आपकी इंटरनेशनल बॉडी नहीं कर रही, वही स्टेट्स को डायरेक्टिव देगी, तब स्टेट्स करेंगे। ठीक है, स्टेट्स तो अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से कर सकते हैं। तो जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने वो एक गाइडलाइन दे दी, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। ठीक है, वो डेफिनेटली कहते हैं आगे उसको बढ़ेगा भी। कुछ अभी कंट्रीज में वो भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो फिर उसके बाद विमेंस क्रिकेट में केवल विमेंस क्रिकेट था। विमेंस क्रिकेट मतलब हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाएं हैं, उनके पास इतना बड़ा कहते हैं सपोर्ट नेटवर्क था, होना चाहिए था। ठीक है, फॉलोइंग होनी चाहिए थी। हमारे कहते कुल 3-4% होंगे दिव्यांग डिसेबल्ड जो है इंडिया में, उसमें से व्हीलचेयर पे बैठे लोग उसका कहते हैं उसका 3-4% होंगे। ठीक है, ब्लाइंड कहते हैं उसका हो सकता है 30 से 40% हो। तो दिस फॉलोइंग जो परसेंटेज है ये बहुत ही रिलेटिवली मिनिस्क्यूल है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, आप किसी तरह का मूवमेंट इसमें कर नहीं सकते हो। एक तो मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल है पीपल ऑन डिसेबिलिटी के साथ, और साथ ही साथ अनलाइक सारे मूवमेंट जो होते हैं, कोई भी मूवमेंट खाली अपने लिए नहीं होता। हम ये अगर कर रहे हैं तो हम खाली अपने लिए नहीं कर रहे, अगली जनरेशन के लिए भी कर रहे हैं। बट सब मूवमेंट में अगली जनरेशन में आपके बच्चे होते हैं। इस मूवमेंट में अगली जनरेशन में आपके बच्चे नहीं होंगे, ये आप उम्मीद करते हो।
कि मेरा बच्चा दिव्यांग ना हो, कोई भी नहीं उम्मीद करेगा। करेक्ट करेक्ट। तो चूंकि मेरा बच्चा दिव्यांग नहीं होगा तो वो ज़्यादा दिन तक इस मूवमेंट में परसिस्ट नहीं कर पाता। अच्छा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है आपने ना? बोली। भाई आप पहले ही बटे हो, ठीक है, फिर आप भाई आप धर्म के नाम पे बटे हुए हो, आप फिर उसके बाद अंदर जो भी कहते हैं धर्मों के अंदर सब डिवीजन है उसके नाम पे बटे हो, रीजन के नाम पे बटे हो, हाँ फिर डिसेबिलिटी के अंदर भी आप इन सब चीज़ों पे बटे हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप ईसाई, सब जो भी कुछ है वो सारा कुछ है ही है। उसके बाद आप डिसेबिलिटी में भी बटे हो, ब्लाइंड है। हो, आप डेफ एंड म्यूट हो, आप स्टैंडिंग फिजिकल डिसेबल्ड हो, आप पोलियो हो, आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, आप क्या कहते हैं डम वो क्या कहते हैं शॉर्ट हाइटेड हो, वगैरह 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 करके। अच्छा, शॉर्ट हाइटेड भी एक डिसेबिलिटी है? तो अच्छा 21 तरह की डिसेबिलिटीज हैं। अच्छा। तो आप इतने सेगमेंट्स में बटे हो कि कोई भी मास मूवमेंट कर पाना इज नॉट पॉसिबल। अच्छा। तो बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह के किसी भी मूवमेंट को परसिस्ट करा पाना। तो वो एक सनक ही चाहिए इसमें जुटे रहने का, मतलब वो घर फूक के तमाशा देखने वाला सिस्टम है। लोग आए करा चले गए, बहुत लोग हैं जो चले गए नहीं कर पाए। इट्स जस्ट कि हमारी किस्मत में था कि ये हमारे टाइम में होना था। अच्छा, अदरवाइज तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। सर आपने अभी बोला किस्मत था, सर पुश तो आप ही का था, सर मेंटली स्ट्रांग आप तो भाई वो तो बोला है ना कि भाई ऊपर वाला भी उसकी मदद नहीं करता, खुद की मदद नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। करेक्ट। आप बहाने मारने लगो कि आप सोचो कि नहीं यहाँ भाई जल्दी होता ना, मैं बहाना मार सकता था कि भाई फौज में रह जाता, हाँ सरकार तनख्वाह देती, ठीक है, मस्त तनख्वाह देती, मस्त काम करते रहते, फिर ये सब नहीं होता ना। बट आई वाज, मेरे को, मैं ये नहीं कहूँगा कि आई वाज डेस्टिन्ड टू डू दिस, मेरे को खुद उस लाइफ में शायद अच्छा ना लगता और मैं 2-4 साल बाद फिर वही करता कि छोड़ के आता। तो इसलिए पहले क्यों ना कर दें। सर अगर क्रिकेट आप ना चूज़ करते, या ये बोलूँ कि आपने क्रिकेट ही ऐसा स्पोर्ट क्यों चूज़ किया, और अगर क्रिकेट ना चूज़ करते तो आप क्या चूज़ करते ऐसे में? देखो मैं मेरा जो पर्पस था, मुझे नहीं लगता कि, मैंने बताया बास्केटबॉल मैंने पहले चूज़ किया था पर वो नहीं जमा। क्रिकेट वाज द परफेक्ट चॉइस, ठीक है। तो क्रिकेट नहीं चूज़ करता वाला तो ऑप्शन मेरे पास नहीं था, है नहीं, अब आज की डेट में नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और स्पोर्ट आप कराना चाहो? आई डोंट थिंक जो मेरा पर्पस है अच्छा उसके लिए कहते मैं ये, अदरवाइज तो कहते अगर एन नंबर ऑफ स्पोर्ट्स जो मैं चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि व्हीलचेयर बैठ के ताइक्वांडो भी करें, सेल्फ डिफेंस भी सिखाएं हम लोगों को, जितने भी स्पोर्ट्स हो सकते सब करें व्हीलचेयर में बैठ करके लोग, क्योंकि पॉसिबल सब है। गेम को अडेप्ट करना है उसके हिसाब से। क्रिकेट को भी हमने अडेप्ट किया है, क्योंकि अडेप्ट हमने बाउंड्री छोटी करी, हमने साथ ही पिच छोटी करी। अच्छा, ठीक है भाई, अब उतनी हाइट से तो कूद के नहीं बॉलिंग कर सकता व्हीलचेयर बैठा हुआ बंदा, तो हमने वो सब अडेप्टेशन करे। अडेप्टेशन करके कोई भी गेम आप खेल सकते हो। बट क्रिकेट हैज अ पावर, क्योंकि ये हमने खाली क्रिकेट के लिए नहीं करा है, स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स तो ठीक है, वो तो एक जरूरी चीज़ है, बट इट इज़ यू नो कि वो आप क्या कहते हैं उसे, फोर्स मल्टीप्लायर है। जो ये डिसेबिलिटी सेक्टर का मूवमेंट है, अवेयरनेस है कि हमारी जगह हमको दे दो, ठीक है। हमको अपने हिसाब से सब कुछ नहीं बनाओ, है ना। आप तुमको बहुत ही कहते हो लैंडस्केपिंग अच्छी लग रही है, ऊपर नीचे कर लो, चाहे तुम्हें अच्छी लग रही है, आंखों को अच्छी लग रही, मेरी बैंड बज जाती है, ठीक है। आप पहले सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा रहे हो, फिर सीढ़ियाँ अंदर ले जा रहे हो। अबे क्यों ले जा रहे हो यार, बराबर कर रखो ना, ठीक है। क्यों कर रहे हो ये, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको ये अच्छा लग रहा है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि कल को जब आपके पैर में एक टांग टूट जाएगी तो आप इसको कैसे क्रॉस करोगे। कल जब आपके पैर उठने बंद हो जाएंगे तब आप इस खूबसूरती का क्या उखाड़ोगे, क्या करोगे। तो ट्राई टू कीप इट सिंपल, विच इज एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन है, सबके लिए है, हर व्यक्ति उसको सही तरीके से यूज़ कर सके। तो वो चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए, खासकर वो लोग जो डिसीजन करते हैं, जो डिसीजन मेकर्स है, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, है ना, जो जिनको लगता है कि दिव्यांग आदमी काम नहीं कर सकता है, उसको तो हम चैरिटी की तरह रख ले तो रख लें। तो वो जब तक वो आपकी कैपेबिलिटी नहीं देखेंगे, जब आप वो आपको देखता है कि आप व्हीलचेयर में बैठ करके आप 110 मीटर छक्का, आपने कहा 110 मीटर छक्का रिकॉर्ड है, जब वो व्हीलचेयर पे बैठ करके स्लो बॉल को, ठीक है, 80-90 मीटर मार देता है, तब आपको लगता है यार भाई बंदे में दम है, ठीक है। तब आपको लगता है कि हाँ ये जो है ये भी कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि कुछ कर सकते हैं। मैं तो बस में चढ़ नहीं सकता, मैं क्या करूँ, शाहरुख खान बन जाऊँ कहते हैं, बस के ऊपर छैया करूँ, क्या करूँगा मैं, कैसे पता चलेगा आपको कि जो डिसेबल्ड है वो भी केपेबल है। यही एक माध्यम है हमारे पास दिखाने का, जिससे कि आप दिखा सकते हो कि हाँ डिसेबिलिटी इज जस्ट अ सोच है, बस एक इट्स जस्ट अ लिमिटेशन जो कि
आपके साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है। तो सर ये जो प्लेयर्स होते हैं इनकी अर्निंग्स का कैसे रहता है? आर दे एबल टू अर्न फॉर देमसेल्व्स या नो, फिर आई विल, देखो डायरेक्टली तो अभी नहीं, ठीक है, इससे अभी उनको कोई खास अर्निंग नहीं होती। वी ट्राई टू कुछ कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, पर हम नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं आई नॉट झूठ नहीं बोलेंगे, बट इनडायरेक्टली कहते थे वो जो कुछ सीखते हैं, देखो क्या वो बचपन से ही लड़ते लड़ते आए यहाँ तक, ठीक है, उनको अपना हक सोसाइटी में लेने के लिए, कभी कभी परिवार में भी लेने के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है, कि परिवार में 4 बच्चे हैं, एक डिसेबल्ड है, तो ऑटोमेटिकली फैमिली उसको क्या कहते हैं साइड में इग्नोर कर देती है, तो उसको लड़ता हुआ आया वो, ठीक है, पर उस सब में वो जो एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स होते हैं ना वो छूट जाते हैं, वो यहाँ आकर के उसको मिलते हैं। अच्छा, वो स्ट्रेंथ मिलती होगी, मेंटल डेफिनेटली कहते हैं उसको, वो आप समझिए क्या, वो टीम के साथ खेलना, ठीक है, आप वो ये हार वार झेलना तो वो पहले से सीखा हुआ है, ठीक है, बट टीम के साथ खेलना, वो इंटरपर्सनल स्किल, बातचीत करना, अलग अलग रीजन में जा रहा है, वो एक छत्तीसगढ़ के जंगल का बंदा जो है वो आपका दिल्ली आ रहा है, बेंगलोर जा रहा है, दुबई जा रहा है, अच्छा, तो वो एक्सपोजर जो उसको मिलता है वो डेफिनेटली उसको पहले से ज़्यादा एम्प्लॉयबल बना, पहले से ज़्यादा और पहले से बेटर। तो अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रहा है और वो एक स्टोर में शायद वो छोटा मोटा कुछ काम कर रहा होगा, अकाउंट देख रहा होगा या कुछ, अकाउंट तो बहुत दूर की बात है, कहते वो शायद वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो स्टोर में स्टोर कीपर हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है, तो वो केवल रेगुलर जो काम होते वही करता है, तो अब वो हो सकता है कि वो अकाउंट्स कर सके, अच्छा, क्योंकि उससे पहले उसके अंदर खुद ही वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बात करने में झिझकता है, ठीक है, वहाँ तो नहीं लड़ सकता ना, जहाँ से पैसे मिल रहे हैं वहाँ तो नहीं लड़ सकता, सरकार से लड़ सकता है, घर वालों से लड़ लेगा, लेकिन एम्प्लॉयर से तो नहीं लड़ सकता, वो तो निकाल देगा, तो वहाँ तो आपको स्किल्स आनी चाहिए कि जॉब भी बचाए रखो, अच्छा काम भी करके दिखाओ, सो दैट कि आपका प्रमोशन हो सके या फिर आगे बढ़ सको, ऐसा ना लगे अगले आदमी को कि भाई इनको तो मैंने चैरिटी के लिए रख लिया, अब ये मेरा पैसा खाएंगे, तो ऐसा करूँगा 1 साल 1.5 साल रखूँगा फिर निकाल दूँगा, होते हैं बहुत लोग होते हैं ऐसे। सो दैट इज़ ऑल इज व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। अब ये कमाने वाला जो है वो भी इन फ्यूचर डेफिनेटली हो जाएगा, वी आर ऑन राइट ट्रैक, और जल्दी ये सब भी हो जाए, पर उससे हम कितनों को कमा देंगे। तो सर मैं क्या करूँगा, मतलब इस कॉन्वर्जेसन में मैं आपका शायद एक डोनेशन का लिंक है DCCI की वेबसाइट में, हाँ। मैं अपने वीडियो के नीचे ये डाल दूँगा लिंक कि, एंड डू यू थिंक कि पीपल डोनेट ऑन DCCI? हमने देखो बहुत ज़्यादा करा नहीं है, P2P वाला सिस्टम हमने बहुत ज़्यादा करा नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और हम बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं कर पाते उस तरीके से, टाइम इतना है ही नहीं, ठीक है, तो वो हमने करा ही नहीं है, लेकिन हाँ लोग करते हैं, ठीक है, लोग अच्छा। जब उनको बोला जाता है ऐसे जैसे तुमने बोला पता चलता तो वो शॉर्ट टाइम के लिए करते, पर हम उसे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि किसी ने बोला, उन्होंने बोला, कहीं भेजा, उन्होंने कर दिया, थोड़ा बहुत कर दिया, फिर उसके बाद वो हम भूल जाते हैं, तब हमारे मैन पावर ही नहीं वैसी। अच्छा, ओके, तो सर ये जो ये प्लेयर्स होते हैं इनका सिलेक्शन प्रोसीजर किस हिसाब से होता है? सिलेक्शन देखो प्रोसीजर ऐसा कोई बहुत खतरनाक वो नहीं है, अभी क्या है कि वी हैव स्टेट टीम्स हैं हमारी, स्टेट एसोसिएशन है, वो स्टेट टीम से लोग आते हैं, वो स्टेट्स आपस में खेलते हैं, अपना इंटरनली खेलते हैं, वो स्टेट की टीम बनाते हैं, फिर वो स्टेट्स के बीच में नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे हमारा लास्ट नेशनल ग्वालियर में होता है, 18 स्टेट की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, तो उतनी टीमें अभी व्हीलचेयर क्रिकेट में हैं, बाकी में ज़्यादा हैं, तो वो 18 जो आते हैं भाई ऑलमोस्ट 300 प्लेयर हो गए, तो उन 300 प्लेयरों में से जो टॉप 30-60 होते हैं, उसको हम फिर लेके कैंप करते हैं, उनमें से फिर हम टॉप 15 अपनी जो 30 का पूल हमारा हमेशा रहता है, अच्छा। और हम उसमें से टॉप 15 जो है वो जो भी टूर्नामेंट होता है उसके लिए, टूर्नामेंट से इंटरनेशनल जो भी होता है उसके लिए जाते हैं, हालांकि बहुत इंटरनेशनल इधर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 2 ही स्ट्रॉन्ग व्हीलचेयर क्रिकेट में कंट्री हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अच्छा, और दोनों ही हमारे यहाँ आ नहीं सकती। तो बांग्लादेश तो अब नहीं आ सकती, तो पहले तो आ सकती थी, तो पहले आई हो, कई बार आई, अच्छा, हाँ कई बार हराया मैंने, हम जाके उनको हरा के आए हैं, अच्छा, तो पहले हुआ है, पाकिस्तान को हमने दुबई में हराया पहले। अच्छा सर, तो इस वाले जो क्रिकेट टूर्नामेंट अभी चल रहा है, तो मैं इसमें बताता हूँ कि हमने फर्स्ट मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में हमने जीता था, सेकंड मैच में इंग्लैंड जीता था, तो इस टूर्नामेंट सीरीज जो चल रही है इसके बारे में कुछ बताइए। ये बेसिकली अपने आप में एक यूनिक फॉर्मेट है, दिस वाज स्टार्टेड बाय ECB, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, अच्छा, वेरिन की 3 अलग डिसेबिलिटी के लोग एक साथ मिल करके टीम बनाते हैं और साथ में खेलते हैं।
3 अलग अलग डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हुई? फिजिकल डिसेबिलिटी, लोग जिनके हाथ पैर में कुछ तकलीफ है पर वो खड़े होकर खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। सेकंड इज पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जिनको थोड़ा सोचने समझने में कमज़ोर है। तीसरा पीपल विद स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, यानी कि जो हम डेफ एंड म्यूट करते हैं सामान्य भाषा में, जो लोग सुन बोल नहीं सकते। तो ये तीनों मिल करके टीम बनाते हैं। अच्छा। स्क्वाड में 5-5 बंदे होते हैं तीनों के, और जो प्लेइंग 11 उसमें मिनिमम 3 किसी में से एक डिसेबिलिटी में से होने चाहिए। अच्छा। तो आपका 5-3-3 हो सकता है, 4-4-3 हो सकता है, और 25% ओवर हर डिसेबिलिटी ग्रुप के अच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनसे ओवर ही नहीं करा रहे हो, आपने कहा ये हमारा ग्रुप है कमजोर है, इनसे नहीं कराएंगे। सिमिलरली बैटिंग में भी आपके पहले टॉप जो 3 बल्लेबाज है उसमें तीनों डिसेबिलिटी ग्रुप के होने चाहिए। ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट बना है, इक्वलिटी, तो तभी इसको मिक्स डिसेबिलिटी तभी कहते हैं, और ये कोई और स्पोर्ट में हो भी नहीं सकता और किसी और स्पोर्ट में होता भी नहीं। हाँ, दिस इज ओनली पॉसिबल इन क्रिकेट। और कितने ओवर्स का मैच होता है? सेम 20 ओवर्स का होता है। अभी 20 का ही फॉर्मेट चल रहा है। इंग्लैंड और इंडिया 2 ही कंट्रीज हैं जो इसको अभी खेल रही हैं। अच्छा। हालांकि इस साल साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये सब रेडी हो गए हैं, और अगले साल से जो है, मतलब इसी साल से इनका भी टूर चालू हो जाएगा। हम इस साल कनाडा खेलने जाने का हमारा प्लान है। कनाडा की टीम बन रही है। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड जाने वाली है। तो इंग्लैंड हो सकता है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया जाए। तो ये हो करके होपफुली अगले 2 साल में मिक्स डिसेबिलिटी क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप देखने को मिले। एंड would it be by ICC या? Yes, that will be by ICC. ICC ने इस फॉर्मेट को एक प्रिंसिपल मंजूरी दे रखी है। अच्छा। और ये उनके कहने पे ही ट्रायल हो रहा है। ओके, ठीक है। तो ICC इज इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट बिकॉज उसमें उनको कम लोगों से डील करना पड़ता है। अच्छा। अलग अलग उससे क्या बहुत वेरिएशन है। हर कंट्री की डेफिनेशन अलग है डिसेबिलिटी की। इंडिया में जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो यूके में हाई सपोर्ट पे चला जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ जो खुद अपना काम कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, वो यूके में तो हाई सपोर्ट पे चले जाते हैं। अच्छा। यूके में जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो हमारे कॉर्पोरेट में CEO बन के बैठे उनको। ठीक है। अच्छा। मतलब दैट इज द काइंड ऑफ डिफरेंस इन डिसेबिलिटीज। ओके, ठीक है। तो वो उनकी डेफिनेशंस आर टोटली डिफरेंट। ठीक है। हमारे यहाँ उसे डिसेबिलिटी हम खुद नहीं मानते और गवर्नमेंट तो क्यों मानेगी। अच्छा। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट है इंटरनेशनली इसको मैनेज कर पाना। इसलिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वेरिन कम से कम हो और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट हो विच कैन बी एट पार विद मेन स्ट्रीम क्रिकेट। जब लोग देखें तो कहीं ना कि डिसेबिलिटी क्रिकेट है, तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इनफैक्ट जब यहाँ पे भी प्रैक्टिस हो रहा था तो मुझे तो मोस्ट ऑफ देम मुझे तो लगे ही नहीं कि हाँ, तो खेलते हुए तुम्हें नहीं लगेंगे उनमें। ठीक है। बट आप जब करीब से देखोगे तो यू रियलाइज। इनफैक्ट जब कैप्टन अभी मेरे साथ वहाँ पे खड़े थे तो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आपने जब मुझे बताया कि उनको लर्निंग नहीं डिसेबिलिटी है, इज अ फिजिकल डिसेबिलिटी। उनका ये जो पूरा आर्म है दिस इज वीक, पतला है। उनको ये आर्म को लिटरली ऐसे उठा करके वो चलता है। ठीक है। ठीक है, चलते हैं। और इसको कहीं भी रखने के लिए उनको पकड़ के रखना पड़ता है। अच्छा। बट खेलते वक्त ये पता नहीं कहाँ से ताकत आती है। छक्के मार दे वो लंबे लंबे। तो सर DCCI के लिए आपका फ्यूचर विजन क्या है? देखो, फ्यूचर विजन तो वही है जो BCCI का है। अच्छा। कि भाई उसी तरीके से एक पैरेलल बॉडी डेवलप हो जहाँ पे प्लेयर्स को जो है एक ईमानदारी से मौका मिले। ठीक है। और वो इस ना केवल ऐसे खेलें बल्कि इसको अपना एक रोजगार की तरह देख सकें। और उनके पीछे पीछे जो बहुत सारा एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, यानी कि हमारे कोचेस बनेंगे, हमारे अंपायर्स बनेंगे, स्कोरर्स बनेंगे, जो कि मेन स्ट्रीम में भी यूज हो सकते हैं। हेल्थ केयर होता है उनका, फिजियोथेरेपी होती है। हेल्थ इज तो प्राइमरी बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट। ठीक है। ये मैं तो सेकेंडरी बेनिफिट बता रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट के। तो एक क्रिकेट का पूरा इकोसिस्टम है जो कि डिसेबिलिटी सेक्टर को क्रिएट कर सकता है, वेयर इन डिसेबिलिटी सेक्टर के लोग मेन स्ट्रीम क्रिकेट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। एक स्कोरर व्हीलचेयर में बैठा हो, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं। कल को एक कमेंटेटर व्हीलचेयर में बैठा हो, क्या फर्क पड़ रहा है? जो वो तो कमेंट्री रूम में ही जाना ना उसको। कमेंट्री रूम तक का रास्ता नहीं है अगर, तो फर्क पड़ेगा। अगर वो रास्ता आपने उसको दे दिया एंड ही इज एबल टू स्पीक लाइक हर्षा भोगले, तो क्यों नहीं कर सकता? क्यों ICC ने अभी तक ये सब नहीं सोचा है? तो ये सोचवाने का काम DCCI का है। अच्छा। ठीक है। करेक्ट। ये तो ये विजन है कि अब डेफिनेटली तो ये फ्यूचर वैसे ही है, वही सब कुछ होगा।
वैसी लीग्स होंगी कहते हैं डिसेबिलिटी क्रिकेट की, और वैसे ही स्पॉन्सरशिप वैसी स्पॉन्सरशिप मिलेगी। कॉर्पोरेट्स आर वेरी सपोर्टिव, वेरी हेल्पफुल, नॉट से कि कहते हैं उधर से कोई सपोर्ट नहीं आता, और अभी बहुत अवेयर है। लॉट ऑफ ये इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी की बहुत बात हो रही है हर जगह, एंड एवरी सब जिसके पास भी आप पहुंचो वो कोशिश अपनी तरफ से पूरी करता है, ठीक है। बट उनके भी अपने लिमिटेशंस हैं, नॉट से कि वो सब पैसा हम पे बहा दें, ये नहीं होगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे ये गेम्स इंप्रूव हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ टूर्नामेंट इंप्रूव हो रहे हैं, वैसे वैसे उनका भरोसा बनता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में असल काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, भेड़ की खाल में भेड़िए बहुत हैं। तो कॉर्पोरेट्स को भी उसमें से डर लगता है कि कहीं किसी गलत आदमी को ना वो सपोर्ट कर दें, कल को कहते हैं उनका भी नाम खराब हो। एट द सेम टाइम जो है वो तो क्या कर रहा है लोगों के साथ तो पता नहीं। तो यहाँ 90% ऐसे लोग हैं जो दिखावा ज़्यादा है एनजीओज में खासकर, और काम बहुत ही कम है, नाम मात्र का हो रहा है। तो वो जैसे जैसे हम ये टूर्नामेंट का आप लेवल देख रहे हो जिस तरह से हो रहा है, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ फैसिलिटीज प्लेयर्स कहते हैं 5 स्टार्स में रुके हुए हैं, उनको वैसे ही कहते हैं कोचिंग फैसिलिटीज मिल रही है, वैसे ही कहते हैं एक्सेस टू इंफ्रा मिल रहा है, वैसे ही उनको ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। उनके मैचेस भी वैसे ही कराए जा रहे हैं बिल्कुल कि टू द टाइम, आप एक सेकंड इधर से उधर नहीं हो जाता। ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पे सारे, ठीक है। लास्ट टाइम जो इंग्लैंड में थे स्काई स्पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट हुआ था। तो ये सब जैसे जैसे इम्प्रूव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कॉर्पोरेट का सपोर्ट डेफिनेटली और अच्छा होगा। और ये सब जो प्लेयर्स हैं जो आस लगा करके बैठे हुए हैं कि उनकी इनकम, हाँ, कि वो दिन कब they would have some recognition, ठीक है। जैसा आपने बोला कि सिर्फ अल्टीमेटली रुपया मैटर करता है, रिकॉग्निशन इज रुपया। यस यस, देखो किसी सर्टिफिकेट से किसी, आई विल नॉट से, मैं ये नहीं कहता कि रुपया ही मैटर करता है, हाँ, बहुत मैटर करता है, बट जो कुछ भी आपको मैटर करता है, हाँ, उसका 80% सामान जो है वो रुपये के थ्रू ही आता है। अगर वो आपके पास नहीं है, हाँ, तो फिर आप साधु बन जाओ तो ठीक है, अदरवाइज आप दुखी रहने वाले हो। तो इसलिए आपको वो आना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी खुशियों के लेवल तक। ओके, तो सर क्योंकि आपने ये बात बोली, तो सर पैसा बनाने का फॉर्मूला क्या है? मेहनत। कुछ भी बनाने का एक ही फॉर्मूला है, वो मेहनत। हाँ। आप अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ठीक है, तो मतलब सिटिंग ऑन व्हीलचेयर ऑल्सो, मैंने अपनी कंपनी के पोस्टर रात रात में कहते दीवालों पे चिपकाए हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वो जरूरत था। हाँ। मैं गाड़ी में सोया हूँ व्हील चेयर पे, क्योंकि मुझे मार्केटिंग के लिए जब चाय पत्ती बेचता था तो मुझे ऐसे ऐसे इलाकों में जाना पड़ता जहाँ पे होटल मिलते ही नहीं थे, एक्सेसिबल तो दूर की बात है। अच्छा, तो मैं गाड़ी में ही सोता था, गाड़ी में मैं प्रिंटर रखता था, गाड़ी में ही कहते वो कन्वर्टर एक आता, वो वहीं पे मैं कहते हैं अनिल कुमार की तरह निकाल करके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दे देता था। तो वो सब लाइफ आपको सिखा देती है, बट आप सीखने के लिए तैयार रहो। पहली चीज है कि आप अचानक चेंजेस से डरो नहीं, और कुछ भी नया आता है उसको सीखने के लिए तैयार रहो। और तीसरा, मेहनत करो, कहते हैं पैसा फॉलो करेगा, सक्सेस एंड पैसा जो भी आप कहना चाहो सर। तो आज के टाइम का, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि आज के टाइम का सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या है जो यूज करते हैं लोग? देखो, एक्चुअली देखो तो मैं एक्सक्यूज नहीं कहूँगा, ठीक है। आज के टाइम पे हर चीज ही लोगों के लिए, मैं ये डिसेबल्ड पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा, मैं जनरल पब्लिक लेवल बोल रहा हूँ। क्योंकि सर अगर यहाँ के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, व्हील चेयर में बैठ के क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पिछले 20 साल से, ऑलमोस्ट 20 साल से योर लेग्स आर नॉट सेंसिबल, राइट, नॉट वर्किंग, इफ आई मे से, एंड यू हैव डन सो मच फॉर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, फॉर द वर्ल्ड। तो आपको क्या लगता है आज के डेट में लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या एक्सक्यूज बना रहे हैं? देखो, एक्सक्यूज तो कुछ भी बनाते रहे, हाँ। एक्सक्यूज बनाना तो अपनी जगह है, करना ही नहीं चाहते। अच्छा, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको एक्सपोजर ही नहीं है इस तरह की चीजों के लिए। आप समझो, कहते हैं मुझे जिस तरह का एक्सपोजर मिला हर चीज के लिए, चाहे मैं जब व्हीलचेयर पे था या उससे पहले भी, तो मुझे दुनिया में सेट होने के, फिट होने के लिए एक्सपोजर मिला। हम आज के बच्चे जो हैं उनको हम बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको मारो पीटो, ऐसा कुछ नहीं करो, बट एटलीस्ट थोड़ा सा रियल वर्ल्ड का स्वाद तो चखने को मिलना चाहिए, ठीक है। अब हमारे टाइम में रोड पे एक्सीडेंट कहीं ज़्यादा होते थे, इतना अच्छा आपका वो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम भी नहीं था,
पर हम फिर भी रोड पे निकलते थे। हमारे माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि घर से जाओगे नहीं। हम जाते थे, दूध लेने जाते थे, छोटे छोटे थे, दूध लेने जा रहे हैं, छोटा मोटा सामान लेने जा रहे हैं। आजकल नहीं, बच्चों को कहते लोग पेरेंट अलाउ कर रहे हैं, घर से निकलने ही नहीं दे रहे। स्पोर्ट्स वो बेचारा कहाँ, बहुत दूर की बात है। तो स्पोर्ट्स तो वो बिल्कुल वो होता है डिसिप्लिन वाली, वो ट्रेनिंग वाला स्पोर्ट्स हो रहा है। तो परफेक्ट, जो मतलब जिसको लग रहा है कि हाँ बस ये सीधे सचिन तेंदुलकर ही बनाना, बीच का कुछ है ही नहीं। तो ये जो बीच का एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो दुनियादारी सीखना। दुनिया में कहते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस की खाली बात ही नहीं है, बात है सर्वाइव करना है इस दुनिया में। आपको वेदर को कहते हैं झेलना है, आपको लोगों को झेलना है, आपको माहौल को झेलना है, तरह तरह के आपको बकवास झेलनी है। लोग आएंगे आपको पता नहीं किस किस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। ये सब झेलना कौन सिखाता है? ये तो जब तक वो खुद उसको देखेगा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तब तक नहीं सीखेगा। ठीक है, या तो वो खुद को देखे, खुद के साथ होता देखे, या किसी को अपने आसपास का होता देखे, तो सीख लेगा। पर आप उस सबसे बचा ले रहे हो उसको, बिल्कुल बचा ले रहे हो उसको कि नहीं छाया भी ना पड़ जाए इसके ऊपर, सूरज लग ना जाए टाइप से। तो फिर वो आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हो? वो एक्सक्यूज ही बनाएगा ना आगे चल करके, तो क्या करेगा? तो सर सबसे अंडररेटेड स्ट्रेंथ जो लोगों के अंदर होती है वो उसको यूज नहीं करते हैं भाई। सबसे अंडररेटेड स्ट्रेंथ नहीं, सबसे अंडररेटेड चीज है हमारा ब्रेन। स्ट्रेंथ ही है सर वो ब्रेन। दैट इज द ओनली स्ट्रेंथ व्हिच वी नीड टू हैव। बाकी सब उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। यही है जो सेनापति। ठीक है, तो मेंटली जो है हम, ये जो मैं पूरा बता रहा हूँ ना, इसमें आप मेंटली स्ट्रांग अगर नहीं है बंदा, ठीक है, वेयरइन यू आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि छोटा सा हुआ भाई नंबर कम आए, वो चले छत पे खड़े हो गए जाकर। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ये? बिकॉज वो आपने मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। तो गलती किसकी है? उसकी है। उसको कहाँ पता है ये सब? पेरेंट्स। आपने उसको ये सिखाया है। आपको लग रहा है कि वो कहाँ से सीखा है, वो नहीं सीखा है। आपने उसको ध्यान नहीं दिया, आपने उस तरह से उसको छोड़ा नहीं कभी। आपने केवल प्रेशर बनाया उसके ऊपर, इतने 96% चाहिए, 100%। क्या फ़र्क पड़ जाता है अगर उसके 60% आ जाते हैं और वो बाद में लाइफ में सक्सेसफुल होता है? पर आपको तो ये लग रहा है कि नहीं, बुद्धि आपकी बन गई कि नहीं 96% मतलब सक्सेस। आईआईटी नहीं गया तो फिर सक्सेसफुल ही नहीं है। कितने लोग आईआईटी में जाकर के वो सक्सेसफुल होते हैं? जितने नंबर्स आईआईटी की सीटें उतने होंगे ना। बाकी लोग क्या भूखे मर रहे हैं? इट्स लाइक एक मुझे एक इंटरव्यू में देख रहा था इसका, अक्षय खन्ना का, आफ्टर दिस धुरंधर मूवी के बाद, कि वो कह रहा है कि आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो ये सेट कि मतलब सक्सेस का मतलब क्या होता है? मतलब अब शाहरुख खान ही बनूंगा तभी सक्सेसफुल होऊंगा? मेरा ये क्वेश्चन था कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद मैं यही पूछना चाह रहा था। तो धुरंधर मूवी से जॉब करने का है, तो आप पूरी बात करो तो। ट्रू, देखो सक्सेस का मतलब बेसिकली ये है कि आप जो चाह रहे हैं वो अगर आप कर ले रहे हैं, ठीक है, समवेयर देयर, तो यू आर सक्सेसफुल। ठीक है, क्योंकि ये देखो छोटी छोटी फेलियर्स तो होती रहेंगी। फेलियर्स ना हो, जैसे मैं बोला कि वो अप डाउन तो चलता ही रहेगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। एक आध कोई धुरंधर होंगे, मुझे नहीं पता वो कौन है, जिनके लाइफ में कभी फेलियर आया ही नहीं। तो फेलियर्स तो होंगे ही होंगे, बट वो फेलियर से आप सीखते हो या फिर जमीन में घुस जाते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दैट अगेन योर चॉइस। ठीक है, तो आपने अगर सही चॉइस करना सीखा है तो आप डेफिनेटली उससे सीखोगे, नेक्स्ट टाइम आपसे बेटर करने की कोशिश करोगे। तो कल आप हार गए थे, कल आप जीत जाओगे, बिकॉज आपने गलतियों पे काम करा है। ठीक है, तो वही दिक्कत है हमारे साथ, हम वो सिखाने। और फॉल्ट इज इन एजुकेशन सिस्टम। जो सीधी बात, एजुकेशन सिस्टम केवल किताबों में घुसेड़ करके जो है उसको किताब का कीड़ा, पढ़ लो एग्जाम दो, पढ़ लो एग्जाम दो, पढ़ लो एग्जाम दो। मेरे हिसाब से ये 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कॉन्सेप्ट ही हटा देना चाहिए। आज जैसे ही किसी को फर्स्ट बोलते हो, इसका मतलब वो सबसे अच्छा और बाकी सब बेकार है। हमारा जो कंडीशनिंग है ह्यूमन ब्रेन का ना, वो इसी तरीके से नेगेटिव बायस से भरे हुए हैं। अब वो फर्स्ट है तो बाकी भाई सेकंड है नीचे। ठीक है, तो क्यों करना? एक ही आ सकता है, फर्स्ट एक ही आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप थर्ड तक खुश है आदमी, क्या चलो मैं थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया। कहीं तो लेवल पे आएगा जो कहते हैं, एक आदमी है जो फर्स्ट नहीं आया तो दुखी हो जाता है, एक आदमी है वो 10th में भी खुश है। तो इन दोनों की कंडीशनिंग में अंतर है, ये कंडीशनिंग मिसिंग है। ठीक है, वैसे बाप चाहिए जो कहते हैं फेल होने को भी सेलिब्रेट करना सिखाएं। ठीक है, वैसे बाप नहीं चाहिए कि कहे नहीं सारा तू कहते तेरे 2% कम आ गए तो ले झापड़। ठीक है, वो होने लगेगा तो आप देखेगा जाते क्या कैसे लोग पैदा होते हैं। और ये सब चलता रहा ऐसे ही तो आप लेकर नेक्स्ट जनरेशन बहुत और कमज़ोर हो जाएगी। भाई सब किसी
बुद्धिमान आदमी ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट बेसिकली ग्रेट कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि कंफर्ट बना देंगे वो आपके लिए जो होंगे। अच्छा, आपके पिताजी अच्छे थे, उन्होंने आपके लिए सब कंफर्ट तैयार कर दिया, ठीक है साहब, आपको पैसा हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया। अब जो लोग कंफर्ट में आ जाते हैं वो वही चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उन्होंने वो स्ट्रगल देखी नहीं जो आपके पिताजी ने देखी, उनके पिताजी ने देखी। सर लेकिन पिताजी भी तो ये दिखाना नहीं चाहते ना वाली स्ट्रगल आगे कि हमने देख लिया आगे नहीं। सर उस चीज़ को सर इट इज़ नॉट जस्ट कि आज के पेरेंट्स, सर हमारे टाइम पे भी यही था, शायद आपके टाइम पे भी यही होगा। जो स्ट्रगल आपके पेरेंट्स ने देखा वो आपने नहीं देखा, जो आपने देखा वो आपके बच्चे नहीं देखेंगे। बिल्कुल, पर यही तो कह रहा हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, मैं सब कुछ उसको हाथ में दे दूंगा तो फिर क्या कहते हैं वो नहीं देखेगा। पर कुछ तो उसको अपने आप करने का मौका देना चाहिए ना, कुछ तो आप उसको करें। मैं वन ऑफ द डेज एक भाई साहब मेरे पास आए, वो कहे मैं तो आपके बेटे को देखा, वो ड्राइवर आपका मोटरसाइकिल से ले आ रहा था उसको, मैंने कहा वो मोटरसाइकिल से मत भेजा करिए, कहते बच्चे को कहते इतना वो है। मैंने कहा भैया वो मोटरसाइकिल से नहीं निकलेगा, उसको रहना तो इसी पॉल्यूटेड वर्ल्ड में ही है, जब साफ होगा तो सबके लिए साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो कार में बैठ करके जो है बहुत सेफ है वो हो जाएगा। अगर उसको बाइक पे चलना आता है, भाई बाइक की सेफ्टी भी तो जरूरी है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो कार में ही वो सेफ है। मेरा एक्सीडेंट कार में हुआ था, ऐसा तो है नहीं कि मैं बाइक, तो मैंने बहुत साल बाइक चलाई है, आधी जिंदगी बाइक चलाई, तब नहीं हुआ कभी ऐसा एक्सीडेंट। तो ये सब तो कहने की बात है। एक्सपोजर तो उसको हर चीज़ का होना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो वो बाइक से भी जा सके, ज़रूरत पड़े तो पैदल भी जा सके, कल को वो भी दिन होना चाहिए। मैं अपने टाइम में ऐसा मैंने करा है कि मैं मुझे याद है 2nd 3rd क्लास में मैं जो है खेलने की वजह से हमारा रिक्शा वाला लेट हो गया, मैं स्कूल से घर ही पैदल नहीं दाब देता था। और दैट वाज कितना, महानगर से अगर तुम्हें पता हो तो खदरा ऑलमोस्ट कहते हैं 7-8 किलोमीटर है। अच्छा। और चले जाते थे सड़कें वो करते हुए। और लेटर ऑन आई रियलाइज किया थे मैंने, वो एक नया फार्मूला निकाला कि रेल लाइन वाला रास्ता ज़्यादा क्लोज है, बिकॉज वो रेलवे स्टेशन पास पड़ता था। तो मैं टप से पीछे रेलवे लाइन पहुंचता था, रेलवे लाइन के साथ चलता रहता, सड़क से सेफ पड़ता था, ठीक है। अभी किसी ने सिखाया थोड़ी ना, ये तो एक्सपोजर से हुआ। जब गए पैदल गए तब पता चला, पैदल गए तो पता चला कि अगर ना जाते तो ना पता चलता। तो आप जाने ही नहीं दोगे तो उसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप उसकी कवर करो, उसको ध्यान रखो, उस पर वो करो, लेकिन बिल्कुल उसको छाया के अंदर मत डाल दो, थोड़ी तो धूप लगने दो उसको, विटामिन डी मिलने तो दो उसको थोड़ा। तो सर अब आपकी लाइफ का पर्पस एक लाइन में अगर आप बताना चाहो। देखो, आई नॉट से कि पर्पस एज इन पर्पस तो ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं। मेरा पर्पस बहुत सिंपल है कि भाई मैं जहाँ हूँ मेरे आसपास जो है थोड़ा वातावरण हैप्पी रहे वो परसों देख लिया था मैंने। हाँ, तो बस दैट इज द ओनली पर्पस। वो छोटा छोटा आप अपना डालते रहे उसमें, दान पात्र में, हवन में आहुति, तो मेरा बस इतना ही रहता है। मेरा कोई ऐसा कोई बहुत ऊपर जाना है, बहुत बड़ा बनना है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब कोई लाइफ में पर्पस है। मेरा बहुत सिंपल पर्पस है कि आप जहाँ जो बदलाव ला सकते हैं अपनी कैपेसिटी में, वो कोशिश आप जरूर करें अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वो बदलाव अपने परिवार में ही हो सकता है आप ला पा रहे हो, अलग अलग सबकी कैपेबिलिटीज हैं, अलग अलग सबकी परेशानियां, अलग अलग सबके सॉल्यूशंस हैं, तो वो आप करते रहेंगे ना, थोड़ा आप देना सीख लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कहते हैं मामला दुरुस्त हो जाएगा, सोसाइटी बेटर हो जाएगी। यहाँ सब छीनने में लगे, चुराने में लगे, चाहे वो हम एज ए डिसेबल, मुझे कौन डिसेबल मानता है भाई? अगर बैंक मेरे पास अकाउंट खुलवाने आती है तो पैसे की वजह से आती ना, मेरी डिसेबिलिटी अगर को मना तो नहीं कर, अच्छा आप डिसेबल्ड हैं आपसे नहीं करेंगे, ऐसा तो बोलती नहीं कोई, ठीक है। तो मैं कुछ कहीं वियर आउट हो गया अचानक से, पर्पस की बात कर रहे थे। तो पर्पस इज बहुत ही सिंपल है मेरा, और मैं इससे ज़्यादा कुछ वो बनाता नहीं। अभी राइट नाउ जैसे DCCI का है, तो ये DCCI को मुझे उस स्टेज पे ले जाना जहाँ से ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए, है ना, और ऑटो में चलने लगे, फिर कुछ और ढूंढेंगे, नया सोचेंगे। और सर अगर ये एपिसोड कोई डिसेबल्ड देख रहा हो और उसके मन में आता हो कि मुझसे नहीं होगा, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं पहले भी कई बार इसी पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ कि डिसेबिलिटी कैसी भी हो, एक लिमिटेशन है, और वैसी कई लिमिटेशन हमारे आसपास जो लोग हैं जिनमें दिखती नहीं है पर होती है। किसी को अगर डायबिटीज़ है
ठीक है। अब उसको खाना खाने से पहले इंसुलिन लेना है, ठीक है, अब उसको लेना ही लेना है। ये लिमिटेशन ही है, टेम्परेरी लिमिटेशन हो सकती है। पैर टूट गया, अब आप 15 दिन के लिए पड़े हो वो करके, ठीक है। किसी को मेंटली 50 तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, डिप्रेशन में ना गए तब भी, है ना, वो किसी चीज़ से पड़े, किसी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता। तो ये तरह तरह की लिमिटेशन हैं जो लोगों के अंदर हैं, पर वो डिसेबल्ड नहीं कहलाते। आपको केवल डिसेबल्ड कह दिया गया, बट है सिचुएशन सेम। आपकी एक लिमिटेशन है, किसी को दिखना बंद हो गया, किसी को सुनना बंद हो गया, किसी का चलना बंद हो गया, और वगैरह वगैरह जितने भी अलग तरह। तो इट्स जस्ट अ लिमिटेशन। उसके सिवा जो बाकी आपके सेंसेस हैं वो सब दुरुस्त काम कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है जो आप अभी भी कर सकते हो, बस सही तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। समटाइम्स ये लिमिटेशन आपके लिए फ़ायदा करती हैं, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। सिंपल एक मैं तुम्हें थोड़ा तुमको फ़नी लग सकता है लेकिन मैं बताता हूँ। हमारा एक टाइम था जब केवल एक दूरदर्शन आता था, हम खाली वो दूरदर्शन देखते थे। हमारा टाइमिंग सेट था, संडे मॉर्निंग 9 बजे सब लोग इकट्ठा हो जाते थे, रामायण चालू होता था, कभी महाभारत, कभी चंद्रकांता, वही टाइमिंग था। शाम को कौन सा गाना? और एक वो चित्रहार का वेडनेसडे को प्रोग्राम आता था, वो फ्राइडे शाम को एक मूवी आती थी, फिक्स था। इससे ज़्यादा टीवी टाइम हमारा था ही। अब आज 24/7 टीवी चल रहा, ऑप्शन ही ऑप्शन आपके पास है। अब उसमें आप पूरे टाइम चैनल घुमाते ही रहते हो, ये देख लूँ कि वो देख लूँ, कि वो देख लूँ, क्या देख लूँ। अब आपके जो है टाइम जो वेस्ट हो रहा है टीवी में, वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया है पहले मुकाबले। आप पे क्या फ़र्क पड़ा, या फिर उस टाइम पे जो लोग केवल इतना टीवी को टाइम दे रहे थे वो क्या ख़राब हो गए या कुछ हो गया, या आप टीवी से कुछ बेहतर ले रहे? तो वो लिमिटेशन थी। हम भी होते, अब आज माँ बाप बच्चों को कुछ भी बोलते रहे, उनके टाइम पे अगर ये सब हो गया होता तो वो भी ऐसे ही बैठे होते, ठीक है, पर उनके टाइम था ही नहीं, एक लिमिटेशन थी, इतना ही टाइम है, यही देखेंगे। तो वैसे ही आपको डिसीजन लेने में लिमिटेशन हेल्प करती है। 2 ही ऑप्शन है तो 50% चांसेस हैं ये सेलेक्ट करो, यही सेलेक्ट। 4 ऑप्शन है, 25-25-25 है, गलती की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना आपकी। 50% में आप कहते भाई 2 में से एक बार सही होने की क्या चांसेस हैं आपके, पर 25% में आप 6 में से या 4 में से एक, जैसे जैसे आपके ऑप्शंस बढ़ते आते हैं वैसे वैसे आपके डिसीजन लेने की जो क्षमता है ना, उस पर प्रेशर पड़ना शुरू होगा। तो आप, मुझे पता है कि मैं वो काम नहीं कर सकता जिस पे पैरों की ज़रूरत है, तो अब आप फोकस उन्हीं काम करो जिसमें हाथों की ज़रूरत है, ब्रेन की ज़रूरत है। 2 ही चीज़ें हैं, तो लुक फॉर दोज काइंड ऑफ वर्क। अगर आप वो सही से समझ गए, ये चीज़ सही से समझ गए, तो प्रॉब्लम सॉल्व। अदरवाइज तो ये बहाने तो ज़िंदगी में सबके पास होते हैं। ना करने का तो बहाना कोई भी ढूंढ लेता है। सुबह ना उठने का बहाना है कि क्यों उठना है, सर्दी है, कभी दर्द कर रहा है, कल रात में देर तक लेट से सोया था। पर जो व्यक्ति उसमें फिट हो गया है, ठीक है, एक रूटीन में फिट है, उसको ये सब, वो 5 बजे भी आएगा तो वो बिस्तर पे नहीं जाएगा। वो 6 बजे उसको अगर निकलना है तो वो 6 बजे हो सका, 5 बजे कई कारणों से आ सकता है। किसी की हेल्प करने गया हो, किसी दोस्त को ज़रूरत पड़ गई हो, किसी की तबीयत ख़राब हो गई हो, और वो 5 बजे आके घर में आके नहीं सोएगा कि मैंने आज रात भर वो काम किया तो मैं सो जाऊँ, क्योंकि उसको पता है कि वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बहाने बनाने को तो कुछ भी बना लो, तो ये बहाना ही है। डिसेबिलिटी इज़ अ बहाना। आपको मिल गया बहाना, आप उसके बहाने कुछ भी वो करते रहो। डेफिनेटली डिसेबिलिटी सेक्टर में इशू इसलिए ज़्यादा है कि जो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए वो नहीं मिल पाता उस डिसेबिलिटी के हिसाब से। वो काम सरकारों को करना है, गवर्नमेंट को करना है, पर एज ए डिसेबल्ड आप हार नहीं मान सकते। आपने जिस दिन हार मानी तो उस दिन आप जो हार मान गए वो समझो मरे जैसा है, ठीक है, करेक्ट। तो वो आप अगर वो करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, किसी को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जो कुछ करोगे आप अपने लिए करोगे, और जब अपने लिए करके एक लेवल पे पहुंच जाओ तब शायद आप दूसरे के लिए कुछ कर पाओ, वरना तब तक तो आप कर ही नहीं सकते किसी के लिए कुछ। सिमिलरली किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो थोड़ी देर के लिए विचलित हो सकते हैं आपकी कंपनी में, अरे एक बेचारे के साथ क्या हो गया, जाएंगे वापस अपनी लाइफ में फिट हो जाएंगे। तो करना तो आपको ही है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जस्ट एक लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जो बचा हुआ है उस पर काम करो, और जो चला गया है उसको भूल जाओ। तो सर अब बस लास्ट रैपिड फायर जो हमारे पॉडकास्ट का एक प्रोसीजर हमने बनाया हुआ है, तो आई हैव 2 7-8 क्वेश्चन। तो
ऑप्शन दूंगा, हाँ। आंसर देना है, ओके। ठीक है? क्रिकेट या सिनेमा? दोनों ही नहीं एक्चुअली कहते मैं सही बताऊँ तो दोनों ही नहीं, पर चूज करना है अगर दोनों में आज की डेट में तो क्रिकेट डेफिनेटली। ओके। ऑफिसर या एक्टर? एक्टर भी बोल सकता था, लेकिन ऑफिसर जो मैंने देख लिया है चूंकि, तो आई विल गो विद ऑफिसर। वो लाइफ अलग ही थी। डिसिप्लिन आदत या चॉइस? नहीं, डेफिनेटली वो चॉइस होती है पहले और फिर वो आदत बन जाती है। ओके। फेलियर ट्रिगर या टीचर? टीचर, मैं तो बोला ही पूरे उस पर, इट्स अ टीचर। आप अगर फेलियर को ट्रिगर कुछ और चीज़ों के लिए लोगे तो गए काम से। इट्स अ टीचर। बैठो, सोचो, उसको तोड़ो और सॉल्यूशन निकालो। पैसा गोल या बाय प्रोडक्ट? पैसा देखो गोल भी नहीं है और बाय प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका जो कुछ भी होना है, ठीक है, वो सब पैसे के बाय प्रोडक्ट जरूर है, ठीक है। तो आप गोल वोल ना बनाओ उसको, मैं नहीं कहता कि आप उसे गोल बनाओ, पर आपको पैसा कमाने का तरीका आना चाहिए जो कि आपको इस लायक बना सके कि आप दूसरों के लिए भी कुछ कर सको कल को। ऐसा ना हो कि बस आप अपने में ही फंसे रह गए, अपना ही नहीं पूरा हो रहा तो दूसरों को क्या करोगे आप। ये लास्ट है हमारा जिसमें आप थोड़ा सा लंबा आंसर दे सकते हो क्योंकि हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ है। डिस्कवरी या इन्वेंशन, और इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, डिस्कवरी इज डेफिनेटली समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। डिस्कवरी हमें लगातार हम करते रहते हैं, हम उसको रखें, असिमुलेट करें चाहे ना करें। भाई सिंपल सी चीज़ है, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है। ये कैसे पता चला? भाई कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, सर फूटा होगा, तब उन्होंने कहा होगा हेलमेट बनाओ, ठीक है। जिसने वो हेलमेट बनाया होगा उस टाइम पे, ठीक है, तो हेलमेट नहीं था, हेलमेट इज अ इन्वेंशन, ठीक है। पर ये हेलमेट पहनना चाहिए आज की डेट में हर बंदे को। ये तो हो चुका है ना, मुझे तो खाली ये चीज़ को समझना है, समझना इज डिस्कवरी। तो डिस्कवरी का मतलब है कि एक एक्सप्लोरर है, वो डिस्कवर करता रहे जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। पर वो इन्वेंशन पागलों का काम है, वो कुछ नया बनाएंगे, कुछ नई चीज़ होगी, कुछ नई सोच होगी, उसको बनाएंगे। वो आदमी को डिस्कवरी से कोई लेना नहीं, अदरवाइज किसी से भी लेना देना नहीं है। वो फोकस्ड है अपनी चीज़ पे। डिस्कवरी में मैं जो जनरल उस पर डे टू डे लाइफ की बात करता हूँ, उसमें मैं उसको करूँ कि आप किसी नई चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास देखो और वो चीज़ें डिस्कवर करते रहो जो आप वैसे नहीं जानते थे। हर चीज़ आपके काम की आज नहीं होगी पर कल होगी। इसी से निकल करके आता आपका सीखने की इच्छा। हर नई चीज़ को सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे, और जितना सीखते रहोगे उतना बेटर होते जाओगे। चाहे बात करने का तरीका हो, चाहे क्या कहते हैं लोगों से व्यवहार करने का तरीका हो, चाहे और रेगुलर जो आपके व्यापार में, काम में, जॉब में स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अगर उससे सीखने की इच्छा बनी रहेगी, एंड दिस ऑल कम्युनिकेट्स टू दिस थिंग विच मैं जो बोला, विच एग्जैक्टली आपको शायद ना समझ में आए कि इन्वेंशन वो पागलों का काम है और डिस्कवरी है जो वो नॉर्मल सामान्य इंसान का काम है कि भाई ये चीज़ है लेकिन मुझे पता नहीं थी। पता कैसे चली? क्योंकि मैं उसको चाह रहा था कि मैं नई चीज़ें खोजूं, नई चीज़ों को पढ़ूं, नई चीज़ों को अपने अंदर एसिमुलेट करूं, नए गुड़ लाऊं अपने अंदर जो नहीं है उसको बढ़ाऊं। दैट इज़ वॉट आई मेंट ऑल। और इससे ज़्यादा कुछ इसका मतलब नहीं था, कोई बहुत साइंटिफिक नहीं है इसके पीछे। Thank you so much, sir. Thank you so much. Giving us the platform, and all the best for DCCI and your future vision of DCCI. थैंक यू सो and मच। others. ये प्लेटफॉर्म के लिए आप एडी इवेंट्स को थैंक यू कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू एडी इवेंट्स। मैं इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज डाल दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में।